जी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, हमारा क्वेश्चन था कि अगर इंसाफ, आप हमारा कोई मसला अगर कहीं पे कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई चीज हो तो हम लोग ये क्या चाहेंगे कि किस तरह का होना चाहिए, जो मुंसिफ है उसको कैसा होना चाहिए। जी, तो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। मेरे पास पहला नाम मेरा ख्याल है ये बिशारत भाई का शायद होगा नाम, BASH। ठीक है जी, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर कोई इशू है तो ठीक है, हम नेक्स्ट कर लेते हैं। जी फारूक, आप बता दें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी मैं कंटिन्यू करूं। हाँ जी, आप करें करें। नसीम भाई, आप बताना चाह रहे हैं? पहले सर बता रहे हैं फिर मैं बात कर लेता हूँ। चलें जी। जी फारूक। बेसिकली उसमें यही है कि जो राई के दाने के बराबर भी किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफी ना करने वाला हो, हम्म तो उसी को होना चाहिए बेसिकली। और इवन अगर हम यहाँ पे भी देखें कि अगर किसी को मुंसिफ बनाया जाता है हम्म। इस दुनिया में, तो उसमें यही होता है कि जितने भी फ्रीकैन होते हैं सबको उन पर मुकम्मल एतमाद होता है। तो अच्छा, तो यानी नंबर वन, हम इसको ना छोटे छोटे पॉइंट्स में तकसीम करेंगे। तो नंबर वन, आप ये कह सकते हैं कि इंसाफ करने वाला हो, सारों की नजर में ट्रस्टवर्दी हो। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, यानी सब उस पर एतमाद करते हों। सब एतमाद करते हैं और ठीक किसी है। एक के साथ भी ज्यादती ना करने वाला हो बस। ठीक है, यानी उसका इंसाफ इस्टेब्लिश्ड हो और वो किसी एक के साथ भी तो नाइंसाफी ना करे। ठीक है, और कोई पॉइंट? बस ये मेन तो ये प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, ठीक है। नेक्स्ट जी नसीम भाई, अब आप बताइए। मेरा ना नेटवर्क इशू था, मैं क्वेश्चन नहीं सुन सका था। मैं मैं पहले अभी आपसे पूछ रही थी लास्ट वीक, आप मैंने कहा आप नहीं थे, तो उसकी मैंने कहा खैरियत थी। जी खैरियत थी। वो पेपर मार्किंग बहुत ज्यादा थी, वो मैंने सही। टाइमली करने थे, इस वजह से राइट नहीं कर राइट, सका। ओके ओके ओके, सही सही। और अरीका कैसी है? अरिका पेपर है उसके हो रहे हैं, तो हम्म वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जल्दी, सेंसिटिव है कुछ ज्यादा से, तो उसे मैंने हम्म। रिपीटेडली कहा आपसे राब्ते में रहे। वो कहती है, एक दिन पहले भी मैंने मैम से कहा था, उन्होंने लिंक शेयर किया और वो कहें कि ये कितनी अजीबोगरीब बच्ची है कि लिंक भी शेयर करती है तो फिर भी ज्वाइन नहीं करती। उसके अभी एग्जाम हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बच्चों का ये ज़ाहिर इश्यूज इस तरह के वो हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप आना चाहती हो तो आप आ जाना। सही। उसका ना इशू रहता है, थोड़ा थोड़ा ठीक रहता है। है। सही। ठीक है जी। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नसीम भाई हमारा ये था कि अगर हमारा कोई मसला है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई और इशू है, कोई बच्चों के हवाले से या फैमिलीज के बीच में कोई हो जाते हैं, या आपस में हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो बाज़ औक़ात हमें जरूरत पड़ती है कि हम किसी से इंसाफ मांगे, हम उनको शेयर करें। तो हम क्या चाहेंगे, क्या समझते हैं कि किस तरह के पर्सन को हमारे मामले का इंसाफ करना चाहिए? आप इंसाफ करने जी, वाले के अंदर क्या क्वालिटीज देखना चाहेंगे? पहले तो उसे उस सिचुएशन की सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। ओके। और उम्र में बड़ा या इल्म में बड़े की तो शायद जरूरत होती होगी, लेकिन वो सिचुएशन को समझता हो अच्छा। और अगर वो डिसाइड जो करे उसके नताए जो होने हैं उनकी भी इम्प्लीमेंटेशन को वो जानता हो, तो फिर ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल के मुताबिक हो सकता है। ओके। और ठीक है, यानी डिस्प्यूट के सारे डायनामिक्स को जानता हो और फिर उसके बाद जो जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे उनको भी जानता हो। जी जी। राइट, ठीक है ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू नसीम भाई। और कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? सिफारिश और दबाव कबूल करने वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है। सही, यानी किसी भी किस्म का कोई भी प्रेशर अपने ऊपर ना ले, किसी के प्रेशर में ना आए। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल सही। जी। बिल्कुल सही। ठीक है जी। और जी बिशारत भाई।
मुझे लगता है यहाँ पे कुछ है उनकी साइड पे इशू। ओके ठीक है, तो ठीक है, ये जो सारी क्वालिटीज हैं जो हम अपने लिए सोचते हैं कि इंसाफ करने वाले के अंदर होनी चाहिए, तो नाउ जस्ट थिंक अबाउट द वो हस्ती, पर्सनालिटी, ज़ात जिसके बारे में हम ये कह रहे हैं कि वो मालिक यौमिद्दीन है, तो उस हस्ती के बारे में हम क्या समझते हैं कि जब वो हमारा फैसला करेगा तो उसके अंदर किस किस किस्म की क्वालिटीज होनी चाहिए। और यही नहीं सिर्फ कि वो क़यामत के दिन कुछ फैसले करेगा, बल्कि जाहिर है उसके अंदर जो औसाफ हैं वो इस दुनिया के अंदर भी तो कार फरमा है ना। जैसे पिछली दफा हमने रहमत का तस्वुर देखा, रहमत के तस्वुर में हम लोग ये समझते हैं आमतौर पर कि माफ करना और दरगुजर करना, तो हमने उसको देखा कि नहीं, रहमान और रहीम यानी रहमत के कॉन्सेप्ट के अंदर अगर इंसाफ नहीं है, अदल नहीं है, तो वो रहमत होगी नहीं, वो जुल्म बन जाएगा। यानी अगर दो भाइयों की लड़ाई है या दो स्टूडेंट्स की लड़ाई आप सुलझा रहे हैं और एक की चीटिंग हुई है और एक चीटिंग एक ने की है, तो उन दोनों के बीच में इंसाफ करने के लिए लाजिम है ना कि जो भी उन दोनों के साथ मामला हो वो इंसाफ पर मबनी हो, यानी जिसका हक मारा गया है उसका भी और जिसने हक मारा है उसको भी। तो अगर आप एक को माफ कर दें और दूसरे को इग्नोर कर दें तो इसका मतलब ये इंसाफ नहीं हुआ, ये अदल नहीं होगा। तो यहाँ से हम ये कह रहे थे कि अदल के अंदर जो इंसाफ है वो चीज शामिल होती है। आगे हमने देखा कि रहमान और रहीम मालिक यौमिद्दीन है। तो बाज़ औक़ात दुनिया में हम लोगों को ऐसा महसूस होता है छोटे छोटे मामलात के अंदर जहां पर हम मुतमईन नहीं होते, बाज़ औक़ात हमारे अंदर परेशानी आ रही होती है। छोटी सी मैंने आप लोगों को एक रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज करवानी है। आप लोग प्लीज अपने पास, अगर आप लोगों के पास नोट पैड है तो अपने आज के दिन के पे कल के दिन के हवाले से जरा गौर कीजिए कि ऐसी कौन सी, या फिर पिछले एक महीने में गौर कर लीजिए, कोई ऐसा कोई बड़ा चैलेंज है जो आपको दरपेश हो, कोई ऐसी बड़ी मुश्किल है जो आपको दरपेश हो, और उसके हवाले से आप पहले ये सवाल लिखना है कि ऐसी कौन सी मुश्किल है। ना बताना चाहें तो बेशक आप लोग शेयर ना कीजिए, सिर्फ अपने पास इसको नोट करते जाएं। पहला पॉइंट ये नोट करना है कि मुझे इस वक्त कौन सा चैलेंज, कौन सी मुश्किल दरपेश है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि मैंने उसको उस आजमाइश को लेकर मैंने जो मालिक है इस दुनिया का उसके हवाले से क्या तस्वुर कायम किया है। यानी आपने उस आजमाइश का ये जो आपके ऊपर मुश्किल आई हुई है, हर वक्त देखें, ये तो एक यकीनी बात है ना कि हम लोग हर वक्त किसी ना किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। समटाइम्स होता ही है। मैं आप लोगों से बहुत छोटे लेवल पे जो आप शेयर करना चाहें मैं वो पहले पूछ लेती हूँ। आप मुझे बताएं, आज के दिन में आपको कुछ बुरा लगा, कुछ ऐसी चीज जिसने आपको परेशान किया हो? आज तो अल्लाह का एहसान है, कुछ नहीं हुआ ऐसा। राइट। अब ये जरा एक नजर दिन पे डालिए कि क्या वाकई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जो इस पे जरा सी भी कुछ परेशानी, कुछ इमोशंस ऊपर नीचे, कुछ दिल में थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी सी खफगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? यानी इज इट पॉसिबल कि पूरे दिन में ऐसे कोई भी चीज ना हुई हो? ठीक है, अल्लाह एक, का एहसान है, आज तो ऐसा ही हुआ है। अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि बाज़ औक़ात यानी कि हम लोगों के यहाँ पर परेशानियां होती भी हैं, बाज दफा मुश्किल होती भी है, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रही कि किसी चीज ने मुझे बॉदर किया है। तो वो नजर भी हमने पैदा करनी है साथ साथ कि छोटी छोटी मुश्किलें जब नहीं हो रही होती ना, प्रॉब्लम बहुत हो जाती है, हमारी जिंदगी में हो रही होती है बट हम लोग उनको इतना कंसिडर नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं ओके, और कोई बताना चाहेगा कि आज के दिन में कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी बात, कोई इमोशनल ऊंच नीच? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम सलाम। अच्छा, देखें, एक इंसान जो है वो डिफरेंट डायमेंशंस में जब सोचता है तो लेट अस से उसकी लाइफ है, मौत के बारे में कहीं सोचता है, या फिर कभी पैसे की कमी होती है तो उस बारे में
कोई ना कोई चीज़ें तो रहती हैं इंसान हम्म, की ज़िंदगी में। जी, तो उसकी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ आरज़ुएँ होती हैं, कुछ जो है वो नीड्स होती हैं। तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ मुकम्मल नहीं होता और कंप्लीट सैटिस्फैक्शन जो है वो दुनिया में तो इसलिए यस, ये जनरली जब आप बात करते हैं तो समटाइम्स फॉर एग्ज़ाम्पल आज मैं अपनी सेहत के बारे में सोच रहा था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि यार ये जो है ना डाउन हो रही है। अच्छा, मेरे पास नहीं है। हाँ जी। ठीक है, सही, ठीक है। अच्छा बशारत भाई, बात ये है ना कि ये तो बिल्कुल, ये तो एक रियलिटी है ना, हम सबको मुश्किलात तो दरपेश होती हैं, ये तो बात ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं। मसला जो ये होता है, जो हमें थोड़ा सा समझना है कि खुदा ने हर हर पर्सन की भी साख्त मुख्तलिफ बनाई है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन मैं खवातीन की क्लास में करती ना, तो ऑलमोस्ट सारी खवातीन के इस वक्त हैंड रेज होते कि हमें, और उनके पास एक लिस्ट होती कि आज के दिन में ये परेशान कौन था, ये परेशान कौन था, ये परेशान कौन था। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द वुमेन। तो होता क्या है, मतलब मुझे इस चीज को कॉन्टिन्यूसली देखने के या क्वेश्चन या इंक्वायर करने के बाद ये बात समझ में आती है। खवातीन जिन प्रॉब्लम का इजहार करती हैं, या पर वो होती डोमेस्टिक इश्यूज ही हैं, और बहुत सारी हुँ, खवातीन बच्चों के हवाले से और हस्बैंड्स के हवाले से ही परेशान होती हैं। लेकिन एट द हुँ, सेम टाइम जब आप उनके हस्बैंड से बात करते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि नहीं, कुछ भी उनको पता ही नहीं होता कि कुछ प्रॉब्लम थी, कहीं प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ है कहीं थी। ठीक है। मैं इस वक्त हम लोग ना मुल्की हालात पे ज़ाहिर है बात करने के लिए बैठे हैं, ना हम लोगों ने, जाहिर सी बात है कि जो हमारी वो रोल्स हैं जो दूर दराज की जगहों पे हैं, नहीं, मैं उस रोल की बात नहीं कर रही। प्राइमरीली आप सारे लोग भी जानते हैं कि ऑल ऑफ यू आर फादर्स, राइट? तो फादर्स हैं, आप हस्बैंड्स हैं, आप बेटे हैं। तो ये जो चंद एक रोल हैं, एंड द अदर रोल, आप लोग एक जॉब करने के वाले इंसान हैं, यानी आपका एक प्रोफेशनल रोल है आपके ऑफिस के अंदर, जो आपका मुआश का जो खुदा ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये 3 से 4 रोल्स हैं जिनको हमने ज़ाहिर एड्रेस करना है, ठीक है? तो कोशिश ये करनी है, अगर इसको एस्टेब्लिश कर सकें हम लोग अपनी लाइफ के अंदर, कि हम छोटे-छोटे मोमेंट्स को आवरली बेसिस पे देखने की कोशिश करें, कि कहीं ऐसा है, कुछ कुछ कहीं पर टेंशन, कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है आपको ठीक लग रही हों, लेकिन कोई ऐसा फीडबैक क्या कभी आपके पास आया है कि नहीं, आपकी इस वजह से मैं परेशान हूँ, या आपके आपके इस रवैये ने घर में परेशानी क्रिएट की है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो मैं ये कहना ये चाह रही हूँ, या इस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मकसद ये है कि व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट ओवर योर रोल, तो वहां आपको कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी, कुछ चीजें ऐसी नजर आनी शुरू होंगी, जहां पर हमें थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग अपने रोल के करीब करीब रहकर क्वेश्चंस के बारे में सोचें। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे होते हैं, बट टुडे आप आज की आपकी जो परेशानी लाहिक हुई, आपको वो अपनी सेहत के हवाले से हुई थी, फाइन। ठीक है। तो ये मैंने एक डिस्कशन के लिए प्रिंसिपल भी बता दिया है हमारी इस क्लास में, प्लस दूसरी चीज जो सा है वो आपका वो भी सामने आ गया है, पर्सपेक्टिव भी सामने आ गया, या दिन की जो भी एक्टिविटी थी। अच्छा जी, होपफुली आप लोग इस आइडिया को अप्रिशिएट कर पाएंगे, और अगर किसी को इसमें कोई ऊंच नीच लगे या कुछ परेशानी हो या नहीं, तो फिर आप लोग बता सकते हैं कि जी हम लोग अभी इस चीज के लिए विलिंग नहीं है, फॉर एग्जांपल। तो वी कैन डेफिनेटली वी कैन चेंज द पैटर्न, राइट? तो इसमें कोई ऐसी लगाबंदी बात नहीं है। ओके। अच्छा जी, आगे फारूक आप हैं, आप दिन के हवाले से, आप आज के दिन के हवाले से बताएंगे कोई कोई मुश्किल, कोई परेशानी जो आपको लगी हो। आज दिन की नहीं बल्कि रात के, क्योंकि बेटी उसका जो है कंटिन्यूस पेन जो हो रहा था स्टमक हम्म का, हम्म। वो रात भर जो है ना वो जागते रहे। ठीक। तो एडमिट थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि फिर उसके टेस्ट है सारे क्लियर आए, हम्म। तो वहाँ से डिस्चार्ज करवा के। लेकिन फिर अभी शाम को फिर थोड़ा सा जब दोबारा शुरू हुआ है, तो फिर मेरे लिए सोच रहा था क्या हम्म फिर दोबारा से लेके जाएंगे इसको, तो क्या अब इसको मेडिकेशन करेंगे दोबारा से, जो है ना वो जो है ना क्या कहते हैं, इंजेक्टेबल जो है, पेन किलर्स और वो। ठीक तो है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी बेहतर है ना फिलहाल। ठीक है। तो ये थोड़ी सही। सी
परेशानी थी ये बात परेशानी से। हुई, ठीक है। यानी ये तो बहुत ऑब्वियस एक तरह की परेशानियां आ गई ना, कि बेटी बीमार है, उसको दर्द भी हो रहा है और वो रो भी रही है, तो जाहिर सी बात है कि पूरा एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। ठीक है, ओके, ठीक है। हम इसके दूसरे पहलू पे भी अभी आएंगे कि ये हम छोटी सी ये असल में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और क्यों हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, आप मजीद भी इसके ऊपर सोचते रहें कि और भी मतलब अगर इसके अलावा यानी एक बड़ी परेशानी के अलावा अगर छोटे छोटे आप आवरली बेसिस पे अगर आप गौर करें तो क्या ऐसी भी कोई बात निकलेगी, उस पर आपने सोचना है। अगर मजीद कोई आए तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है जी जी शफीक साहब, इकराम साहब। जी इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस अभी कोई 5-7 मिनट पहले जी। थोड़ा सा लेट हो गया हूँ ज्वाइन किए। जी, हम्म तो मैंने बहरहाल मुझे आपकी बात की जो समझ आई है कि आज के दिन में आपको क्या कोई ऐसी परेशानी, उसका जिक्र कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो जी, तो मैं अगर ये देख लूँ तो घर के लिहाज से यानी अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर एक ऐसा वक्त आता है बनना कहते हैं कि ये सारी चीजें जो है ना, यानी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, बच्चों के साथ राब्ता है, अफ्तारी पे इकट्ठे बैठते हैं, सब हंसते हैं, बातचीत करते हैं। तो एक टाइम नहीं वो बनना कहते हैं यार घबरा जाता है कि ऐसा ना हो कि कोई आजमाइश या सख्त आने वाली है। तो घर के हिसाब से फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब है कि कोई ऐसी परेशानी मुझे नहीं रही है। हाँ, अलबत्ता ऑफिस में मेरी ड्यूटी थोड़ी सी बड़ी है, तो इवन अभी तरावी भी पढ़ रहा था तो ज़हन में ना वही ऑफिस ही घूम रहा था। तो ठीक। मेरे लिहाज से मुझे जो परेशानी की यार उस काम को भी करना है, अभी ये वीकेंड है, मंडे को फिर ये होगा, तो राइट। ज़हन जो है ना वो ज़्यादा ऑफिस में उलझा हुआ रहा है। तो ये एक मेरे लिए ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कंसर्न रहा है दिन बिल्कुल में। सही, बिल्कुल जी। सही। अच्छा, ये इकराम साहब आपने लिख भी लिया, अपने पास नोट कर लिए, क्योंकि इसके आगे हमने एक छोटा सा एक काम करना है और भी, तो अगर आप ये लिख भी रहे हैं जी, ना, जी। ठीक है, सही हो गया। जी, बिल्कुल, ओके, ठीक है, मैं ठीक लिख है, लेता हूँ। थैंक यू जी। जी आगे जी जी शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी अस्सलाम। जी मैं जस्ट अभी ज्वाइन किया है, वैसे अभी मैं कुछ कर नहीं सका, नेट ऑफ था मेरा, तो अभी कनेक्ट हुआ है। तो मैं अभी जस्ट मैंने आपको ज्वाइन किया, तो मैं अभी ले रहा हूँ सब हाँ, मैं ठीक है, आपको- ठीक है। आप इतनी देर सोच लीजिए कि आज के दिन में कोई ऐसी बात जिसने आपको परेशानी, कोई लाहिक हुई हो, कोई ऐसा आप थोड़ा डिस्टर्ब हुए हो, किसी बात ने आपको बॉदर किया हो, कुछ अच्छी ना लगी हो, आपकी टोन में कहीं गड़बड़ हुई हो, या आपकी सोच में कुछ ऊंच नीच हुई हो, इस तरह की कोई बात हमने सोच के कॉलम 1 में अपने पास लिखनी है। और बेसिकली हम आयत डिस्कस कर रहे हैं, अल फातिहा की आयत नंबर 3, और कॉन्सेप्ट हमने समझना है रहमत का और मालिक होने का। और उसके बाद जी आयत नंबर 4 को हम लेंगे। ठीक है, और तीनों आयतों का जी सर। कनेक्शन है और उसी को हमने अपनी लाइफ से रिलेट करना है, और उसके लिए हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है जी। जी बेहतर। ठीक है जी। ओके, तो ये थे ओके छोटे छोटे आप लोगों ने जो बताई कि कोई छोटी छोटी सी परेशानी पर जो आपको दरपेश हुई। अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगी कि इस परेशानी को लेकर जो आप लोगों ने आज के दिन में फेस की, और अगर किसी को आज के दिन की कोई परेशानी नहीं मिली, जैसे नसीम भाई का दिन आज बहुत अच्छा गुजरा है तो जी जी नसीम भाई। आज का तो अच्छा गुजरा है, लेकिन एक परमानेंट जो मेरे कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम आ रहा है ना मुझे, वो हम्म। मेरी बेटी अरिता का है। वो होवर करता है मुझे जब भी मैं फ्री होता हूँ, तो जो कुछ भी नहीं ना होता तो वो होता है। ठीक है। उसकी हाइट 5 फुट के करीब है, वो स्लिम भी है, और वो ना ओवर थिंकिंग बहुत करती है, बहुत ज्यादा करती है। तो मैंने उसे कुछ कहा भी है कि इस तरह कर लिया करो, एक्सरसाइज कर लिया करो, लेकिन जब तक मैं मुसलसल अटैच हूँ तो फिर तो किसी हद तक कम हो जाता है। लेकिन जो ही मुझे अपने भी मसरूफियात होती हैं, मैंने उसमें बिजी होता हूँ, तो वो फिर ओवर थिंकिंग में चली जाती है, बहुत कुछ लिखती है, और ऐसे हम्म ही लिखती है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। और हम्म उसके बारे में मैं बड़ा वरीड होता हूँ कि इसका मैं क्या करूंगा। ये दिन ब दिन ज्यादा ही चीजों को ना अपने ऊपर हैवी कर लेती है, और हम्म काउंसलिंग के बावजूद जो है ना, वो चंद दिन चल, मैं आज काउंसलिंग की है तो आज चल गया है, कल हम्म की है तो कल चल गया है। डेली हम्म बेसिस पे कौन करेगा इसकी काउंसलिंग, और जिंदगी का हम्म तो कोई इतबार नहीं होता, तो क्या चलेगा क्या। और एक दफा मुझे कहती है, मुझे बताती ही नहीं है, मुझे उसके ज़हन में कुछ और बात जरूर है। मुझे कहती है पापा जी मैं ना बच्चों जैसी लगती हूँ, मैं लड़कियों जैसी नहीं लगती हूँ। ये पता नहीं कितनी मुश्किल से उसने बात की होगी।
और जो उसने मैंने कहा इसमें क्या हर्ज है, कोई जो मालिक ने बनाया तुम्हें वैसे तो नजर आ रही, तुम सही हो, मैच्योर हो, तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम्हारा सारा काम तो अच्छा है, बाकी जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते उसके बारे में हमें इतना वरीड होने की जरूरत ही क्या है। ये चीज जो है ना मेरे एक दिमाग में ये मुझे तंग करती है कि वो इस तरीके से वो सोचती है। अच्छा, इसमें नसीम भाई दो दो चीजें हैं। अगर आप उसको कॉन्टिन्यूसली, आपकी बात भी होती है, कॉन्वर्सेशन भी बच्ची से होती है, तो पहली बात ये है कि यानी जो एम्पैथिक लिसनिंग का जो स्टेप है ना, कि सबसे पहले इतना बात को, बच्चे की बात को, चाहे वो 16 साल की है या 21 साल की है या फिर 8 साल का बच्चा है, इवन 3 साल का है, सबसे पहली चीज यानी कि समटाइम्स, खास तौर पर मतलब मैं ये पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी बात, कि अगर वो लोग अपने बच्चों के प्रॉब्लम्स को कुछ पेरेंट्स शेयर करने से, बताने से, सोचने से भी इवन डरते हैं, उसके पीछे एक रीजन ये होती है कि अगर बच्चों के अंदर कुछ परेशानी, कुछ कमी नजर आएगी, तो उसका ब्लेम वो अपने आप को समझ देना शुरू कर देते हैं। ये इतने सटल तरीके से प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो बच्चों की परेशानी को, या बच्चों के अंदर अगर कोई कमी या नुक्स नजर आए, तो उसको बाजू का सोचना भी नहीं चाहते और बाजू का उसे एस्केप करना चाहते हैं। ये अब पेरेंट्स के अंदर चलता है, जिसकी वजह से उनके अंदर एक बर्दाश्त की कमी होती है, और वो फौरन जैसे ही बच्चा कोई मसला रखेगा तो वो कहेंगे देखो देखो देखो, इससे तो कुछ नहीं होता बेटा, ऐसी तो कोई बात, इतनी सी बात तो तुम परेशान हो रही हो। जिसकी वजह से बच्चे को ये इंप्रेशन जाता है कि मेरी बात को समझा ही नहीं गया, इन्होंने जाना ही नहीं है कि मेरी परेशानी असल में क्या है। ठीक है, अब मेरे बच्चे डेली बेसिस पे बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं, जिसमें कि अब मेरा बेटा मुझे परसों बता रहा था कि वो मार्ट पे गया है, और मार्ट पे अंकल, जो शॉपकीपर अंकल थे, उन्होंने कुछ चीजें सी ब्लॉक में देनी थी, कोई पार्सल था या क्या था, तो वो परेशान थे कि सी ब्लॉक में पता नहीं घर कहाँ है। तो उमर कहते हैं कि मेरा बेटा कहता है कि अंकल अंकल मुझे पता है सी ब्लॉक में तो मैं रहता हूँ, तो लेकिन अगर मैं उस घर में आपको आप दिखाने में या सी ब्लॉक में लेके जाने में मदद करूंगा, तो फिर आप मुझे ऐसा करेंगे कि आप मुझे अंकल फिर चॉकलेट्स देंगे, पर चॉकलेट ये पड़ी हुई है तो आप मुझे चॉकलेट देंगे। तो अब वो जब ये बात कर रहा था, तो जब मैंने उसकी ये बात सुनी, तो मेरे अंदर जो चलना शुरू हुआ वो ये था कि अब हमारे बच्चे छोटी छोटी सी बात करेंगे तो उसका भी मुआवजा वसूल करेंगे, यानी एज ही इज इन्वॉल्व इन सम बिजनेस एक्टिविटीज, वो कुछ अपनी चीजें सेल करता है, हिसाब किताब करता है, सेल करता है, देता है, तो अब वो क्या कर रहा है कि हर चीज को पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, कि जो आपको पता ही है बिजनेसमैन का प्रॉब्लम ही ये होता है। अच्छा, तो ये मेरे अंदर चल रहा था, बट आई ट्राई टू बी एम्पैथिक, कि वो बच्चा इस वक्त क्या, उसके अंदर क्या चल रहा है। वो बच्चा ये चल रहा है कि मुझे जहां से गेन हो सकता है मुझे वो गेन लिया जाए। एंड आई आस्क्ड मल्टीपल क्वेश्चंस, कि अगर मिसाल के तौर पे वो अंकल चॉकलेट ऑफर ना करते तो फिर आप क्या करते, फिर आप वेट करते या फिर आप वेट नहीं करते, बस। ठीक है, पूरी बात आप सुने एंड ट्राई टू रिलेट, कि जब हमें कोई मुनाफा या हमें कोई फायदा मिल रहा होता है, मिसाल के तौर पे हमारा कोई बॉस हमारी तारीफ कर रहा हो, वी ऑलवेज एंजॉय द प्रेज, या इस तरह के जो कमेंट्स हमें मिलते हैं, तो हम उस वक्त वो हमारा नहीं भी हो ना वो कारनामा, तो फिर भी हमें अच्छा लग रहा होता है कि यार मेरी तारीफ हो रही है तो हो ही जाए, बॉस अगर मेरे बारे में तारीफ कर रहा है। तो हम भी बाज़ औक़ात इतनी हिम्मत नहीं कर पाते कि सर असल में ये काम मैंने नहीं किया, सर ये तो मेरे कुलीग ने ये काम किया है, तो ये जो आप मुझे कामयाबी का सेहरा पहना रहे हैं ये असल में XYZ का कारनामा है। तो हमें इतनी हिम्मत नहीं होती हम ये कहें, लेकिन हम में भी ये कमजोरी होती है कि छोटे से मफाद के लिए समटाइम्स हम लोग इतने ट्रूथफुल समटाइम्स नहीं रह पाते, इंटेग्रल नहीं हो पाते। तो बच्चों की फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को समझते हुए बच्चों की फीलिंग्स को समझ सकना, ठीक है, एक तो अटेंटिव लिसनिंग, यानी आपने गौर से सुना, फिर कि हाँ बेटे ऐसा होता है। आपको पता है कि ये बच्चों का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कि मेरी बेटी भी चूंकि वो छोटी लगती है क्लास में, शी इज इन 8th क्लास, लेकिन बाकी सब बच्चियां बड़ी बड़ी हैं और वो छोटी सी है। छोटा होने का नुकसान ये कि कोई भी उसको सीरियस नहीं लेता, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां उससे बहुत सारी बातें छुपाती हैं, तुम बच्ची हो तुम्हें क्या पता, तुम क्या करोगी। ये एक कॉन्टिन्यूसली सर्वाइवल का थ्रेट है जो बच्ची को, उसको रिसीव हो रहा है, उसको पहुंच रहा है। लोग उसे सीरियस नहीं ले रहे, लोग उसको बात को सीरियस कंसिडर नहीं कर रहे, वो बच्चा और वर्क हार्ड करने की कोशिश करता है, राइट, वो अपने आप को और प्रूव करना चाहता है, क्योंकि 13 14 से लेके 18 तक के बच्चों की आइडेंटिटी बनाने का टाइम होता है, वो अपने आप को मनवाना चाह रहे होते हैं, और अगर उनको उनकी इंडिविजुअलिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो
तो उनका जो सर्वाइवल है वो एट थ्रेट होता है। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारी दूसरी वर्कशॉप में हम डिटेल से करवा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं सारे। ये क्या है इंसान किस तरह आगे बढ़ता है, सोचता किस तरह है, इमोशंस क्या होते हैं, और खासतौर पर टीन एज बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा क्या होता है, इम्पल्सिव एजेस क्या होती हैं, लाइक इस तरह के टॉपिक्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें सिर्फ आप ये कहने के बजाय अगर आप ये कहें कि बेटे हाँ ये प्रॉब्लम वाकई ये ऐसा हो तो जाता है, अच्छा फिर आप उस वक्त क्या फील करती हो, एक क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन, इससे आपको नुकसान क्या हुआ, ओके अगर आप बड़ी लगती तो फिर क्या होता। बस आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बेटी की बात को सुन रहे हैं, बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं, और आप उसकी बात को, आप उसके इमोशंस को वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हो जाया करता है बच्चों को, मुझे भी इस टाइम पे ये फील हुआ करता था, व्हेन आई वाज यंग, तो मैं भी ये फील करता था जब मैं स्ट्रीट में जाता था फॉर एग्जांपल, तो बड़े लड़के कैसे होते थे, वो छोटे लड़कों को एक्सप्लॉइट कैसे करते थे। यानी अपने चाइल्डहुड में चले जाएं, अपनी टीन एज में चले जाएं। इससे बच्चा आपके साथ वो कनेक्शन बिल्ड करना शुरू करेगा कि ओ अच्छा मेरे अब्बा भी एक इंसान है, उनको भी ऐसे फील होता है, राइट, अच्छा उनकी भी ये फीलिंग्स हैं। तो पहली दफा अगर ऐसी बात करेंगे तो बच्चा फर्स्ट टाइम वो कनेक्शन डेवलप करता है जो उसको पेरेंट्स एक रियल लाइफ में कुछ नजर आते हैं कि अच्छा ये भी इंसान है। समटाइम्स हम देखते हैं कुछ नहीं होता, तो उसकी कॉन्टिन्यूसली उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो बच्चा नॉर्मल हो ही नहीं पाता। आप एक वीक के लिए ये बात ट्राई कीजिए। ये इस तरह नहीं, मैं ऐसे आमतौर पे ये बात इस तरह नहीं करता, क्योंकि मैं अपने इश्यूज उनके साथ ना मूवी तौर पे डिस्कस करता हूँ, जो मुझे प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी मैं लास्ट ईयर इधर गुजरांवाला में शिफ्ट हुआ ना, तो पहले मैं किलाजीदार से हूँ, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जहाँ आते हुए मुझे बहुत प्रॉब्लम आया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरी एकेडमी थी, वो उसका प्रॉब्लम आ गया, मेरा सोर्स एक खत्म हो गया। तो यहाँ आके मुझे ना वो बेटी मुझे कहती है कि पापा आप ऐसे लग रहे थे जैसे आप बीमार होता है ना कोई बंदा, मुसलसल बीमार हो रहे थे आप। तो अब मैं रिकवर कर लिया मैंने सिचुएशंस को अल्लाह के एहसान के साथ। फिर उसे समझाता भी हूँ कि ये समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका राइट होता है। लास्ट टाइम अभी उन्होंने वॉइस ऑफ पंजाब के साथ काम किया, तो ये सीनियर मेंबर्स हैं उनकी, लेकिन इनको उन्होंने जूनियर कैटेगरी में रख दिया, और जो जूनियर थे उनको सीनियर्स कर दिया कि उनकी हाइट बड़ी है और इस टाइप का ना। ये आके फिर बड़ा रोई है लिटरल। तो मैंने कहा मैं उनसे बात करता हूँ, पे आपकी जो लीडर है उससे बात करता हूँ कि आप वर्क इनका ज्यादा है, आप इनको प्रॉपरली टाइम दें। जिस तरीके से अगर आपको असाइनमेंट दें, अगर ना करें तो फिर ठीक है। ये होस्टिंग भी करती है और इसी तरह की चीजें भी करती है और अच्छा करती है। और ऐसे राइटिंग भी इसने काम किया, प्रोविंस लेवल पे भी इसने विन किया हुआ कुछ चीजें। तो इसके बावजूद ना वो चीजें जो उनके ज़हन में आती हैं, मैं ये नहीं कहता चलो खैर है कोई बात नहीं, ऐसे शेयर करता हूँ। ऐसा होता है, फिर अपना भी बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने एक कंबाइन प्रोजेक्ट किया था, उस पर मैंने छोड़ दिया। तो मेरे जो पार्टनर थे बड़े अच्छे इंसान है, ऊंच नीच होती रहती है, तो उनको मैंने बताया देखो हमने किस तरह गुजारा किया। ये मेरा प्रोजेक्ट था, नाम मेरा था, टाइटल मेरा था। मैंने तकरीबन 4.5 साल काम किया उस पे, और मुख्तलिफ जगहों पे जाके काम किया, लेकिन अब वो प्रोजेक्ट उनका है और वही नाम है जो मैंने रखा था। इसमें क्या हर्ज है, मैं और कर रहा हूँ और उससे बेहतर मैं कर रहा हूँ। तो ये चीजें हैं कि जरूरी नहीं कि आपके मुताबिक हो, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन में फर्क जरूर आता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है आप अपने काम को छोड़ देंगे। कोशिश नसीम जरूर भाई करता ये हूँ। देखिए ना, एक्चुअली जो मैं पॉइंट कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो ये है, अगेन जो स्टोरी आपने उसको बताई है, ये वो स्टोरी है जिसको आपने ओवरकम कर लिया। ये वो चैलेंज था जो आपको दरपेश था, और अब आप उसको अपनी सक्सेस स्टोरी एक तरह से सुना रहे हैं। बच्चे हमारे एक एक काइंड ऑफ थ्रेट में, काइंड ऑफ रिस्क में, काइंड ऑफ फेलियर में खड़े हुए होते हैं, और बहुत सारी चीजों से बाजुकात एक्नॉलेजमेंट के बावजूद जो उनके इंटरनल फियर्स हैं, चूंकि वो एड्रेस नहीं हुए हुए होते हैं, तो उनको वो उसी तरह से परेशान कर रहे होते हैं। जो आपने बात उनको बताई है, वो बच्चा उससे यानी आप इसको ऐसा कीजिए कि इसको ऑब्जर्व कर लीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है, ताकि इस पता चल जाए कि इसमें क्या बेहतरी आ सकती है या नहीं आ सकती, या ये पॉइंट नहीं है, कोई और भी हो सकता है कि इससे वो बच्ची ये करेगी कि मेरे बाबा तो हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को, इतनी वाकई इतनी बड़ी मुश्किल थी, इन्होंने कैसे कर लिया ना, इसको हैंडल कर लिया। बट शी इज नॉट इन दैट पोजिशन कि वो उस चैलेंज को ओवरकम कर सके, अभी उसको वो स्ट्रेंथ गेन करना है। तो ऐसा पर्सन, ऐसा बच्चा, इसको इस चैलेंज से निकालने के लिए पहली चीज एम्पैथिक लिसनिंग है। और वो मैं ये बता रही हूँ कि ये इसको यहाँ पर ये बातें अपनी सक्सेसेस नहीं बतानी कि आपने ओवरकम कर लिया। जिस तरह आपने ओवरकम किया ना, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, आपका एक थॉट प्रोसेस है। तो उस बच्चे को सिर्फ सुनते रहना, और सिर्फ उसके सामने डिफिकल्ट नहीं,
डिफरेंट क्वेश्चंस कर लिए जाएं, तो उसकी अपनी कंस्ट्रक्शन बिल्ड होना, कुछ फियर्स हैं जो उसके दिमाग में है। पहली दफा जब वो आपसे बात करेगी तो उसके फियर्स उसके सामने, आपकी बेटी के सामने अपने फियर्स आना शुरू होंगे, अभी वो उनको जानती भी नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल गाइड कर रही हूँ, मैं ये सही कह रही सही हूँ कि हम पेरेंट्स अपनी सक्सेस स्टोरी बता देते हैं कि देखें आप वो प्रोजेक्ट, ये आपकी कामयाबी है कि वो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, आपका था, बट सम अदर इज लीडिंग दैट। तो आपके लिए ये पॉइंट ऑफ एलिवेशन है कि देखिए मैंने इतने अपने मफाद के बावजूद भी, मुझे इतनी चीज पसंद भी थी, मैंने काम भी किया, मैंने मेहनत भी किया, बट वो कहीं और चला गया, एंड यू आर नॉर्मल, यू आर इवन यू आर चेरिशिंग दैट, यार मैंने इस पे कोई ईगो का इशू नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। तो अब ये बच्चे के लिए ये समटाइम्स ये चीज और डिस्टेंस क्रिएट कर देती है कि हमारे बाबा तो बहुत ऊपर खड़े हैं। तो हमने बच्चों को थोड़ा सी ह्यूमन लेवल पे उनकी फीलिंग्स को समझना है, और ये देखना है कि जहां से बच्चा खड़ा होकर बोल रहा होता है वो जगह क्या होती है। ये पॉइंट था मेरा। ठीक है, आप इसको अप्लाई करके फिर लेटर ऑन उसको देख सकते हैं रिजल्ट्स को ना। अच्छा जी, तो ठीक है, ये वो फियर था या ये वो प्रॉब्लम था जिसको जो आपके अक्सर हवास पे आपने कहा कि आ जाता है, मैं परेशान होता हूँ। एज अ फादर ये इट्स अ वेरी 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 नेचुरल एंड कमेंडेबल फीलिंग के यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर डॉटर एंड यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर सन। क्योंकि आजकल तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको बच्चों की सिर्फ फिजिकल नीड्स के बारे में ख्याल है, वो उनकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी उस तरह से कंसर्न नजर नहीं आते हैं। तो माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको तौफीक भी दे कि आप इसमें उसको ज्यादा अच्छा हेल्प आउट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 2 जी मेरा आप सबसे ये है कि अब आप लोगों ने ये जो अपनी छोटी सी आज के दिन की मुश्किल सोची है, या आज के दिन की, या पिछले 1 महीने में जो मुश्किल आपको दरपेश आई है, या जो आपको प्रॉब्लम्स परेशान कर रहे हैं, वो बीवी के हवाले से भी हो सकते हैं, वो बच्चे के हवाले से भी हो सकते हैं, वो ऑफिस के हवाले से भी हो सकते हैं, ठीक है, और वो फैमिली के हवाले से भी हो सकते हैं, और आपकी अपनी मेंटल या साइकोलॉजिकल या किसी हैबिट की वजह से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं बार बार ऐसा क्यों कर जाता हूँ, ये मैंने क्यों ऐसे कर दिया, मैंने वॉक क्यों नहीं मैंने स्टार्ट की, या मैं क्यों स्मोकिंग कर जाता हूँ, या मैं ऊंचा क्यों बोल देता हूँ, मैं बच्चों से रीजनिंग सुनने के बजाय एकदम से रिएक्ट क्यों कर देता हूँ। तो अपने हवाले से भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इन्हीं 4 एरियाज के अंदर आपको कहीं भी जो भी मुश्किल दरपेश है, उसके हवाले से अब आपने सेकंड पॉइंट ये सोचना है कि उस हैबिट को, और हम इसके लिए 2-3 मिनट वेट करेंगे जितनी देर आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। सोचना ये है कि उस हैबिट को लेकर आप बताना चाहें तो जरूर शेयर करके, हैंड रेज करके शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर नहीं बताना चाहें तो इट्स ओके, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चन ये है कि उस हैबिट को उस परेशानी को लेकर जो आपको पिछले महीने में या आज के दिन में या पिछले हफ्ते में दरपेश थी, कितनी बार आपको ये ख्याल आया कि ये किसी डिवाइन हस्ती की तरफ से मेरे ऊपर किसी वजह से आई है, एंड हाउ आई शुड रिस्पॉन्ड टू दैट क्रिएटर। यानी ये जो सिचुएशन मेरे ऊपर आई है, ये मेरे जिंदगी में किस लिए आई है, किसकी तरफ से आई है, और मैंने उसको कैसे रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, इसके ऊपर आपके पास 3-4-5 मिनट हैं, जितना टाइम आप लेना चाहें आप सोचिए। जब आप लोग लिख लीजिए तो हैंड रेज कीजिएगा, और 2-3 हैंड रेज हो जाएंगे तो फिर हम इस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि इसका हमारी आयत से ताल्लुक क्या है आज के लेसन से। ओके जी, तो मैम मैं कुछ कहना चाहूंगा कि आजकल आज का दिन तो था ही कि 1 महीने से मेरी लास्ट 1-1.5 महीने से ड्यूटी चल रही है कि एक के बाद एक बच्चा बीमार हो जाता है। और ये है कि कंटिन्यूटी में ही हमारे यहाँ सिलसिला चल रहा है। पहले छोटी बेटी, फिर बड़ी बेटी, फिर बेटा, फिर मिसेस, इसी तरह के सारे बारी बारी बीमार। आज मैं हॉस्पिटल गया हुआ था। मैं सोचा था कि वीकेंड होगा तो चले थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा, पूरे की थकन कुछ उतर जाएगी ऑफिस की। तो लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। तो रूटीन की तरह सुबह ही फिर दोबारा उठना पड़ा और मिसेस को लेकर हॉस्पिटल हॉस्पिटल जाना। तो अब इस तरह से कुछ से मेरे साथ जिस तरह स्टिल चल रहा है, तो जिसकी वजह से मुझे तो कुछ मतलब दोस्त अहबाब और कुछ दीगर रिश्तेदार वगैरह, तो उन्होंने भी यही कहा कि बस आप लोग कुछ सदका करें, कुछ इस तरह से कुछ करें तो इसमें ज्यादा बेहतर होगा। तो बेशक ये सदका परेशानी और तनाव को डालता है। तो वो तो खैर मुझे खुद से पता है, लोग तो अपने एंड पे खैर अपना मशवरा तो दे ही रहे होते हैं, लेकिन ये सिलसिला
जैसे मैं अपने एंड पे कर ही रहा हूँ, लेकिन वो क्योंकि वो उसकी तशहीर या बताना मैं नहीं समझता, तो लेकिन वो लोग शायद सोचते होंगे कि इस वजह से ही है। लेकिन वो इसके बावजूद मैं अपने एंड पे ये मैं सोच रहा था कि मैं तो ये करता ही रहता हूँ, लोग तो खैर चले बता ही रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी इस तरह का सिलसिला स्टिल मेरे साथ चल रहा है। और अभी कल भी मुझे इनको लेके नेस्कॉम हॉस्पिटल जाना है, सिलसिला अभी रुका नहीं है, आगे चल ही रहा है। तो अभी मैं अब खुद से ये फीलिंग हो रही थी कि शायद अल्लाह ताला इस में मुझे मेरी देखना चाह रहे हैं कि ये आजमाइश से या इसमें ये कैसे गुजरता है। ठीक है। तो जो मैं तो ये फील करता हूँ कि जो कुछ भी है ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ही है, तो मुझे इसको अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहिए और सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ तो वो इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस परेशानी से मैं सुरखुर होऊँगा। तो ऐसे जो परेशान होना, वो तरह की तमाम चीज़ें मैं उस वक़्त मुतमईन हो जाता हूँ कि जब मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, कि बीमारी से भी और मुश्किलात में डालना भी अल्लाह का काम है, निकालना भी डेफ़िनेटली उन्हीं का ही काम है। तो मैं इस चीज़ का भी एहसास जारी है। अगर आप अच्छे एहसन तरीके से इसको हैंडल कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा शायद साहब, इसमें मैं एक दो बातें कहना चाहूंगी। देखें, ये जो है ना, हम फौरन सोच लेते हैं कि किसी अल्लाह की तरफ से ही है, इस पे अजर है। इस वक्त हम एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट यहाँ तक चलेंगे, अजर क्या है, किस बात पे होता है, ये कैसे मिलता है, मुश्किलों को कैसे सॉल्व करना है। हम ठीक है, वो उसके ऊपर भी बात हो जाएगी, जब अब मौका आएगा तो वो भी हो जाएगा। बट सीखने के मरहले में जब हम होते हैं, तो हमने ये देखना है कि ज्यादा बेहतरी कहाँ लाई जा सकती है। ठीक है, आप सदका भी करते हैं, आपको खुदा की तकदीर के ऊपर कुछ वो भी हो जाता है, लेकिन क्या इस बात की कोई गुंजाइश है कि मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को कैसे हैंडल कर सकता हूँ? इस बात की कोई गुंजाइश है क्या जिंदगी में? जी गुंजाइश तो ज़ाहिर है बेहतरी की हमेशा रहती है। तो उसको ज़ाहिर है बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जो कुछ करना चाहिए वो स्टेप्स जी, मैं लेता रहता हूँ। वो स्टेप्स क्या होने चाहिए, तो वो जो ज्यादा बेहतरी की बेहतरी तरफ कैसे तो लाई जा सकती है, हम उसी उसी एरिया में काम करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, उसी जगह में हम ये डिटरमिन करेंगे कि मैं अपने रोल को ज्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूँ, और मेरी जो अभी तक मुश्किलों को हैंडल करने की जो अप्रोच रही है, उसमें ज्यादा बेहतरी कैसे ज्यादा अच्छी लाई जा सकती है। ठीक है, तो आप जब ये साथ साथ सोचिए और कुछ नई चीजें आपके सामने आएंगी, तो आप थोड़ा सा उस एरिया में ज्यादा बेहतरी भी ला सकेंगे, होपफुली। ठीक है, ओके जी, ठीक है। तो जब आप लोग सोच लें तो फिर प्लीज हैंड रेज कर दीजिएगा, फिर मैं लेती हूँ इस पॉइंट को।
जी कर सकते हैं अभी। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि एक का थोड़ा और वेट कर लूँ ताकि किसी का थॉट प्रोसेस मुखल ना हो। ठीक है, ठीक ठीक। जी, हम लोग आगे चल सकते हैं। अम, जी मैं तैयार हूँ, बाकी ठीक है, हाँ जी, मैं जस्ट वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स। चलें जी, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी इकराम साहब बताइए। जी अच्छा, मेरे मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरे ओपिनियन में, कि इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कहा ना कि जो परेशानी है सब कुछ आपके कभी जहन में ये आया है अभी कि इस ये वक्त यानी टुडे, फ्रॉम यानी डिवाइन। मैं दोबारा स्पेसिफिक कर देती हूँ ताकि हम लोग बहुत बड़े जी बड़े जी टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करें, बिल्कुल स्पेसिफिक हो कि हम एक दो छोटे छोटे दिन के बारे में सोच सकें। मेरा ये क्वेश्चन ये है कि जो जी आज परेशानी जो भी मैं फेस कर रहा था या कर रही थी, जी उस परेशानी के हवाले से मुझे कब कितनी बार ये ख्याल आया कि ये किसी वजह से आई है, किसकी तरफ से आई है, और मेरा इस पे रिस्पॉन्स क्या था। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जी है अपने मैं आज के दिन के मैं हवाले यही कह रहा हूँ, जो जी मेरे जहन में ये है कि जो बड़ी परेशानी होती है ना, अगर खुदा आज मुझे आती कि जिससे घर मेरा डिस्टर्ब हो या इस तरह कोई चीज, से। तो उसको तो मैं डिवाइन की तरफ कर लेता हूँ कि ये मेरी कोई क्या कहते हैं, करदा नहीं ना करदे मेरी करदा गुनाह की वो वजह से हुआ होगा। अच्छा जी। लेकिन अगर आज की मैं परेशानी जो कि मैं कहता हूँ इट इज मेनली बिकॉज ऑफ माय ओन, कोई मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, किसी जगह पर जी, मिस जजमेंट हुई होगी कि मैंने ओवर एस्टिमेशन की होगी। तो आए मतलब ये इसको मैं एट्रीब्यूट करूंगा अपने अपनी तरफ। आप के साथ, अच्छा। इसको डिवाइन से ज्यादा मैं अपने हैंडलिंग के साथ इसको राइट। एट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, सही। ये यानी आपके जहन में आया जी जब सर, मैंने बताया था ना कि व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट जी योर ऑफिस जी जी सिचुएशन, तो आपके जहन में यानी कि ये बात आ रही थी। जी अच्छा। मतलब मैं ये कहूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि घर में तो कोई ऐसा इशू नहीं हुआ जी जी, है। ये ना ठीक है। आज आपने पूछा था, मैंने कहा मैं ऑफिस के बारे में सोचता रहा हूँ। राइट, तो मैं भी बिल्कुल मेरे सही। ज़हन में है कि मैंने कहा यार ये मैंने बहुत ज़्यादा ऑफिस को अपनी ज़्यादा सवार कर लिया, इसलिए मैं थोड़ा-सा परेशान हो गया। तो अगर मैं हम्म। थोड़ा-सा अपने आप को रिलैक्स कर लूँ, तो इसमें डिवाइन का कोई कसूर वो नहीं है, मेरी हाँ, अपनी सोचने की इख्तिरा है कि मैंने इस चीज़ को इतना ज़्यादा अपने लिए परेशानी का बायस बना लिया। तो आई सही। थिंक इट इज़ मी हू राइट। हैज़ टेकन इट सो सीरियसली, इस तरह लेना नहीं चाहिए। राइट, ओके ओके, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है जी। नसीम भाई। ना लास्ट डे मेरे साथ छोटी सी एक बात हुई थी। मैं प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे। लास्ट डे हमारा था ग्लोबल हेल्थ केयर रिलेटेड था, जो वर्ल्ड है हेल्थ फॉर ऑल सेमिनार था एक। तो हम्म। उससे पहली रात तकरीबन 10 बजे मेरी कोऑर्डिनेटर ने मुझे कहा कि कल आपने इस तरह करना है, अरेंज करवाना है, रूम को आपने चेक करना है और माइक्स वगैरह ठीक होना चाहिए, जो पीपीटीज हैं वो तैयार होनी चाहिए। मैंने कहा 10 बज गए हैं तो आप अभी मुझे कह रहे हैं, तो कल प्रोग्राम है तो आप मुझे टाइमली कह देते। कहती नहीं, अब वो मुझे भी ऐसे लेट इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। ठीक है। मैंने कहा चले ओके। वो मैंने कर लिया, मैनेज कर लिया, सारी चीज़ें जाके अरेंज कर ली। हम्म। जब गेस्ट ने आना था ना, वो हमारे गिफ्ट यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं, तो उन्होंने आना था, प्रोफेसर साहब ने। हम्म। अच्छा, मैं अपने काम में बिजी था, तो वो मैडम जो है ना, वो हम 8 टीचर थे उधर, हम्म। 7 को ले गई और मैं उधर अकेला रह गया। उनके साथ से ना जो जो उनको वेलकम कर रहे थे, बुकेज वगैरह दिए, तो उनकी पिक्चर्स बन गई और मैं अकेला रह गया। जब मैंने कहा, वो जब वो उस डोर तक आ गए ना, जिस रूम में मैं था, तो मैंने कहा मुझे तो किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया कि इनको वेलकम करने इधर आ गए हैं कि नहीं आ गए। अच्छा। मुझे बड़ी ना इरिटेशन हुई कि यार हम्म। काम तो मैं कर रहा हूँ। और एक पिक्चर होती है जो आमतौर पे लोग समझते हैं, क्योंकि हमारे वो ना पेज पे, इंग्लिश एक्सेस के पेज पे ना वो अपलोड होती है, बिल्कुल। वो देखते हैं कि कौन कौन टीचर क्या काम कर रहा है ना, पिक्चर से हम्म। पता चल जाता है। बिल्कुल मुझे बहुत बिल्कुल। बुरा लगा।
सही। अच्छा, मैं रास्ते से आ रहा था तो मेरा उस दिन ना बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा हुआ, मेरी टांग पे फिर मोटरसाइकिल लगी और मुझे दर्द भी हो रहा था, लेकिन ओहो। मैंने कहा मैं अपना काम कर लूँ हम्म। और अगर मैं ना गया तो काम रह जाना है। एक दफा मैं रुक गया था रास्ते में कि मैं ठहर जाऊँ, मैं घर ही चला जाता हूँ। तो अच्छा। मैंने कहा अगर मैं ना गया तो सारा प्रोग्राम खराब होगा, तो फिर बहुत बुरा लगेगा, ठीक। जाना चाहिए। ठीक। मैं चला गया, 2 से 4 बजे हमारी टाइमिंग थी। तो 4 बज गए तो मैंने मैडम से कहा कि मुझे अब ना दर्द भी ज्यादा हो रहा है, मैंने जाना है। तो वो कहती है नहीं, आप ना सब्र करके ना इबादत समझ के बैठ जाएं। ये वर्डिंग इतनी बुरी मुझे लगी, और मैं ये काज एंड इफेक्ट इसको नहीं समझ रहा था। अच्छा। मैं समझ रहा था इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, कि इबादत कैसे होगी और मुझे काम भी है, दर्द हो हम्म। रहा है, मैंने उसको ट्रीटमेंट करवानी है कोई तरीके से। हम्म। उसको टेटनस का इंजेक्शन तो मैं अब रोजे की वजह से शायद ना लगवा सकूं, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो करना है। चलो करना मैं है। शिफ्ट को कर सही। लूं घर जाके। हम्म। ये मुझे बड़ी इरिटेशन आई, फिर मैं 2 दफा उन्हें कहा, फिर वो ये बात करे सर आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। मैं बाहर निकला और मैं घर आ गया। मैंने कहा ये क्या तरीका कार है कि इन मैंने आप समझ ही नहीं रहे बात को। तो ये चीज मैं नहीं कंसिडर कर रहा था कि खुदा की तरफ से है, उस वक्त नहीं कंसिडर कर रहा था। अब राइट। भी मेरे जहन में ये नहीं आता, ये मिसमैनेजमेंट हो सकती है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, किस तरीके से हो सकती है। लेकिन हम्म। जो हालात आते हैं, हो सकता है हमारे को ऐसा बात हो जो हम्म। इन द लॉन्ग रन हमारे लिए कुछ इस तरह की आजमाइश का सबब बने। हम्म। लेकिन मैं इन सारी चीजों को ना ज्यादातर काज एंड इफेक्ट के साथ अटैच करता हूँ, कि कंपाउंड इफेक्ट होता है लाइफ में। अमूमी तौर पे हम्म। ज्यादातर चीजें ऐसे हैं, हम्म। अगर खुदा इस तरह की चीजों को सजा देना शुरू कर दे तो पता नहीं ये अच्छी हम्म। बात है कि नहीं, तो क्या मतलब है कि उसने क्या करना है। सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल फीलिंग्स आपने शेयर की एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। कि एक इंसान बहुत बाजुकत बहुत छोटी बात, आजकल मैं आपको बताऊं कि मैं स्पेशली इस चीज के ऊपर तवज्जो दिला रही हूँ, जो भी जहां भी जो भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, कि कॉन्शियसली नोट करें अपने छोटे छोटे आवर्स को। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें परेशान कर रही हैं, लेकिन वो उसको अहमियत ही नहीं देते। देखिए, एक छोटी सी बात थी कि 7 लोग बाहर चले गए and they are facing cameras and they are welcoming and receiving और spotlight में आ गए हैं and you are conducting and hosting and managing the meeting, लेकिन आप वहीं बैठे रह गए हैं। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इस तरह की छोटी छोटी सिचुएशंस मिलके अच्छा खासा हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर डाल देती हैं। हमारे अंदर सोच इस तरह की आ रही होती है कि उसने मुझे इग्नोर किया और मेरी काम को मेरी एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं किया गया, ये लोग समझ क्यों नहीं रहे कि मैंने क्या काम किया है। और ये छोटी छोटी चीजें बिहाइंड द माइंड, बिहाइंड द जो सिचुएशन हो रही होती है, ये हमारे दिमाग में छोटे 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 डाल के काफी सारा असर इकट्ठा कर देती हैं, डाल देती हैं। और ये आपका एनालिसिस भी अच्छा है कि उस वक्त तो मैं उस हम लोग क्या करते हैं कि मुश्किल को पहले बंदों से जोड़ते हैं। और ये इकराम साहब की बात से भी मैं बिल्कुल एग्री करूंगी कि हम सोचना तो हमें ऐसे ही चाहिए कि इसमें मैं चाहूंगी कि दो दो तरीकों पे हम इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नंबर 1 ये कि देखिए, एक हमारे यहाँ जो खुदा का तस्वुर है वो एक पैसिव किस्म का खुदा है, जिसने पैदा किया और वो बस पैदा करके भूल गया कहीं। हमारे जहनों में इस तरह के एक खुदा का तस्वुर है। एक एक और भी खुदा का तस्वुर है जो बड़े एक्टिव गॉड का तस्वुर है, जो हमारे मिनट मिनट के अंदर कार फरमा है और वो जिंदा है, हई है, कय्यूम है, और मेरे एक एक लम्हे के अंदर जो जो कुछ हो रहा है, यानी अगर इस वक्त आप अपनी आंखें भी झपक पा रहे हैं तो ये आपके खुदा के नोटिस में है और उसकी मशीयत की वजह से ही हो रहा है। और अगर वो इसको अलाउ ना करे तो इसी वक्त आंख में कोई दाना, कोई तिनका, कोई चीज चली जाए और फिर उसके बाद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। ये वो एक्टिव गॉड का तस्वर है, जिसको मैं नहीं कह रही कि आप इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग लाजिम तौर पर बनाएं, लेकिन ये एक पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह का भी खुदा के अंदर, खुदा के बारे में है। सोचना आपको खुद है। इस अगर रियलिटी को तस्लीम किया जाता है, यानी जो हम अभी जो पॉइंट हम सोच रहे हैं, अगर हम इसको सोच लेते हैं, तो फिर ये सोचना है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ एंड व्हाट आई कैन डू, हाउ आई कैन रिस्पॉन्ड दिस सिचुएशन। तो आपने इसमें अपने लिहाज से भी सोचना है, ठीक है, जैसे आप दोनों हजरात ने बताया, और इस लिहाज से भी सोचना है कि ये किसी ने अलाउ किया है तो ये सिचुएशन मेरे ऊपर आई है, वरना ये नहीं आती। लोग क्या कुछ कर सकते हैं जब तक कि खुदा नहीं चाहे, ये एक एक्टिव गॉड का तस्वर है, ठीक है।
हमने ये देखना है और हमने इस रियलिटी के ऊपर यकीन या तो बिठाना है, और या फिर हमने ये समझना है कि फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग या हमारा जिस गॉड के बारे में तसव्वुर है वो किसी और तरह का है। ठीक है, अपने आप के साथ चीजों को एट्रीब्यूट कर लेना समटाइम्स कि मेरी मिसमैनेजमेंट हुई होगी, ये होगा, ये सोच भी बाज़ औक़ात अगर इसके साथ ये अटैच कर लिया जाए ना कि हाँ, मुझे ये देखना है कि ये मेरी कहाँ पे खराबी हुई, मैं किस चीज़ों को कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही अहमियत दे रहा हूँ, और इसमें मेरा रोल बेहतर कैसे हो सकता है। लेकिन क्या तवज्जो इस बात पे भी होनी चाहिए कि ये सिचुएशन आखिर मेरे ऊपर डाली क्यों गई है, कि मैं क्या सोचूँ? ठीक है? अपने रोल को बेहतर करने के लिए आप कंसर्न्ड आखिर क्यों हैं? सवाल ये पैदा होगा ना। ठीक है, इस तरह के 2 रिस्पॉन्सेज़ हैं जो मेरे ख़्याल में हम दे सकते हैं, और यही हमारा पॉइंट है। मैं बल्कि इस पॉइंट को लेके बिशारत भाई का भी लेके पॉइंट आगे उसमें बात करते हैं, जो नेक्स्ट आया था उससे रिलेट हो जाएगा। जी, आप बताइए। जी। आपने क्या अ, सोचा? सेहत के हवाले जी। से आपका पॉइंट था ना? हाँ, वो तो एक छोटा-सा पॉइंट था, वो तो लेकिन चलिए उसी शख्सी। पॉइंट के बारे में ही बेसिकली हम लेकिन डिस्कस कर अ, रहे हैं। मैं आपको ज़रा अपना तसव्वुर बताना चाहता हूँ ताकि मैं जिस नतीजे तक पहुँचा हूँ अभी तक लाइफ़ के अंदर, वो ये है कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। मेरा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। इस हवाले से अगर इकराम भाई की बात को देखा जाए, तो मुझे अब मुझे आकर के बहुत ज़्यादा फ़िक्र नहीं होती कि मेरे बच्चे क्या खाएँगे, मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, मुझे क्या करना चाहिए। इवन शायद मुझे बहुत ज़्यादा आई एम लीस्ट कंसर्न्ड विद दिस कि इवन हेल्थ भी मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती। यानी वो एक आपने कहा ना कि आप बताएँ, तो मैंने आपको बताया कि अच्छा मैंने आज हेल्थ के बारे में सोचा कि यार मैं उतना अब यंग नहीं हूँ और मुझे कॉन्शियस होना चाहिए, मुझे एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, दिस एंड दैट। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो मेरे पास चीज़ें हैं, जो बच्चे हैं, इवन घर है या लाइफ़ है, जॉब है, जॉब भी मैंने छोड़ के भी देखा, तो मैंने ये देखा है कि मुझे जो चीज़ मिलनी है वो मेरे लिए उसने वो गॉड बहुत केयरिंग है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और वो है तो मेरे लिए कोई थ्रेट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे थ्रेट लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी गाड़ी है, वो मैं अगर बाहर खड़ी करता हूँ, मुझे वो कोई ले जाता है तो मुझे उसमें कोई फीलिंग नहीं होती। मैं कहता हूँ दिस इज़ फाइन, जस्ट फाइन, क्योंकि वो जब उसने देनी है तो देनी है, जब नहीं देनी तो मैंने अपनी सी कोशिश की, उसको लॉक किया था, लेकिन अगर वो कोई लेगा तो ठीक है, दिस इज़ जस्ट फाइन। क्यों मुझे क्या ज़रूरत है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, जबकि उसने मेरे लिए एक चीज़ रखी है। तो वो उसको मुझे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो ओवरऑल अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो मैं उस तरफ ज़्यादा हूँ इंस्टेड कि मैं इसको कहूँ कि अच्छा मेरी गलती थी, मैंने इसको उतना लॉक नहीं किया। तो हमेशा जब मैं डिस्कस करता हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि वो कहते हैं कितना लॉक करोगे? क्या 1 ताला लगाओगे, फिर 2 लगाओगे, फिर उसके टायर को भी ताला लगाओगे तो फिर क्या होगा? क्या गारंटी है कि वो नहीं जाएगी? तो इसका ये मतलब नहीं है। असल में मैं बताना ये चाहता हूँ कि हर किसी का जो लॉक के ऊपर सैटिस्फाई होने का लेवल है, वो डिफरेंट है। तो इस पे मैं ज़्यादा बात खैर नहीं करूँगा, लेकिन जस्ट मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ कि ये बिलीफ का पार्ट में जब चला जाता है, तो इसमें मेरी बहुत ज़्यादा थॉट जो है वो उस तरफ चली जाती है कि मेरे बच्चे, अगर मेरा बच्चा अब मेरा जो सेकंड बच्चा है, वो शायद आप जानती भी हैं, अब्दुल हई, वो अब ज़्यादा बात नहीं सुनता हमारी, वो हमारे लिए टफ बच्चा है। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ ये अल्लाह की तरफ से है, और अगर हम हाँ, इसमें एक जो सेकंड आपकी जो थॉट है वो मुझे बहुत क्लिक करती है कि क्या मैं उसको, उसके बिहेवियर को, वो मेरी बात नहीं सुनता, वो माँ की बात नहीं सुनता, वो थोड़ा टफ है। तो क्या मैं अपने आप को चेंज करूँ और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ? मैं समझता हूँ यस, मैं ला सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल जो मेरे लिए मुझे मिला है वो उसकी तरफ से ही है, डिवाइन की तरफ से, तो वो ज़ाहिर है कि उस पे मैं मुझे ये नहीं करना चाहिए कि ये क्यों है, तो ये कैसे है, ये किस लिए है, इसको क्या, ये मेरे पास नहीं होना चाहिए, या अल्लाह माफ़ करे, या कुछ ठीक है, कैसी भी सिचुएशन, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में उसने मुझे रखा है वो रखा है। राइट, दैट्स इट। ठीक है, सही।
ठीक है जी, बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें बस जाहिर है कि हर इंसान अपनी जिंदगी में हो सकता है कि आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग, ये जो अब आपका फेथ आपके अंदर आया है, ये माल, पैसा और फेम या फिर जो भी रेपुटेशन, बहुत सारी चीजों को गेन कर लिया है आपने, बहुत सारी अचीवमेंट्स जिंदगी में देख ली हैं, एंड नाउ यू आर एट अ पोजीशन कि इसमें से कुछ चला भी गया तो फाइन, नाउ यू कैन हैंडल द सिचुएशन बिकॉज यू ऑलरेडी हैव फेस्ड सो मेनी सिचुएशंस। आपने बहुत सारे ट्रायल एंड एरर्स कर लिए हैं। जब इंसान जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा प्ले कर लेता है ना, तो नेचुरली कुछ ना कुछ चीजों को वो समझना शुरू कर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा। दिस इज अ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग मैं कहूँ, या इसको मैं क्या कहूँ, बड़ी आइडियल किस्म की ये जर्नी है कि एक इंसान बहुत सारे ट्रायल्स एंड एरर्स कर चुका है। ठीक है, क्योंकि वो नेचुरली उसके बाद एक सेटिस्फेक्शन के लेवल को गेन कर लेता है, और बहुत सारी ट्रायल एंड एरर करने के जर्नी के अंदर वो ये समझ लेता है कि मैंने अपनी कोशिश की, फिर भी बाजुकात नतायज गलत निकल आते हैं। बाजुकात उसको पता चलता है कि कुछ कोशिश ना करें फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है। बाजुकात ट्रायल एंड एरर करते करते आपको ये पता चलता है कि बहुत कोशिश की, कुछ भी नहीं हुआ, और कम कोशिश की और ज्यादा हो गया। तो ये जो सारा है ना, ये सब कुछ होता जा रहा है, आपकी तरफ से कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ रिजल्ट आ रहा है। ऐसा इंसान जो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजर जाता है, वो बहुत सारी सिचुएशंस को देखने की वजह से ये समझ लेता है कि मेरी जिंदगी में एक गैबी हाथ की ताकत कितनी है। ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह पहचान जाता है कि मेरे हाथ की ताकत कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे लॉक लगाना है, और एक लॉक अगर काफी नहीं है तो मुझे दूसरा लॉक लगाना है। फाइन, उसने ये समझ लिया। लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि एक गैबी हाथ भी है जो कि 2 लॉक्स के बाद भी गाड़ी गायब करवाने के ऊपर कादिर है, और जो कोई लॉक ना लगाए तो उस सूरत में भी आपकी हो सकता है कि गाड़ी को कुछ भी ना हो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव लर्नड विद योर एक्सपीरियंसेस। मैंने यहाँ पर जो 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 इस क्लास को स्टार्ट करने का मकसद था, वो यही पॉइंट उजागर करना है that I have to be very conscious about my role, about my part. Exactly जैसा आपने कहा, for the अब्दुल हई, what you can do better। ठीक है, जो आप आज कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। वो कुछ हो सकता है या वो कुछ नहीं हो सकता। वो कभी भी नहीं होगा अगर आप ये सोचेंगे कि बस जी ये तो बच्चे आजकल के ऐसे ही हैं। नो, ये गाफिल, बिल्कुल गाफिलों वाली सोच है ना। यानी असल में ये सोच ही नहीं है, ये वो बात है जो सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है। ये सोसाइटी में ट्रेंड चल रहा है, आजकल के बच्चों के ऊपर बैठ के बैशिंग करते रहो। बच्चे ऐसे हैं, आजकल के बच्चे सवाल करते हैं, आजकल के बच्चे बदतमीज हैं, आजकल के बच्चों को इज्जत करने का नहीं पता, इनको अदाब का ही नहीं पता, ये तो आजकल किसी की सुनते ही नहीं है। एंड वी आर इग्नोरिंग इन सारी दूसरों के ऊपर बातें करने का क्या मकसद है। हम वो इग्नोर कर रहे हैं जो मैं कर सकता हूँ, या जो मेरे, यानी उस वो बच्चे जो कुछ भी हैं आज हमारी वजह से हैं, यानी हमारा उनके साथ एक इंटरेक्शन है, हमारा एक इन्फ्लुएंस है। जब हम ये मानते हैं कि 2 लोगों के साथ ताल्लुक चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, उसमें मेरा भी कुछ हाथ है। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ, अपने आप में मैंने ये तब्दीली लेकर आनी है कि मैं देखूं जिस पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप है उसमें मेरा इस रिलेशनशिप को बेहतर करने में क्या किरदार हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने मिसाल दी कि गाड़ी को मैंने ताला लगाना है सेफ्टी के लिए, वो चोरी हो जाए हो सकता है, वो ना हो सकता है। तो रिलेशनशिप मेरे बच्चे से बेहतर हो जाए हो सकता है, हो जाए हो सकता है ना भी हो, लेकिन इन द एंड समझना ये है कि ये बच्चा, ये औलाद, ये मेरा घर में मेरा ताल्लुक, ये ऑफिस में मेरे ऐसे सबऑर्डिनेट्स, ये किसने मुझे दिए थे, ये सिचुएशन किसने मुझे दी थी। अबाउट द क्रिएटर अबाउट whom वी आर टॉकिंग हियर, मालिक है वो, मालिक की यौमिद्दीन है। तो क्या वो सिर्फ मालिक की यौमिद्दीन है, राइट। इसी से अगली आयत, यानी ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना कि हमने यहाँ अपने रोल के बारे में ज्यादा कॉन्शियस होना है और अपने पार्ट के बारे में, जो पॉइंट आपने आखिर में कहा है। ठीक है, ये सोचवाने का मकसद ही यही था कि हम ये बात समझ लें। अब आप ये देखें, अब आप मैं इस आयत को एक पढ़ेंगे। जी जी, कोई कुछ कहना चाह रहे जी हैं? मैं 1 मिनट जी जी इकराम बोल श्योर। मैं सिर्फ 1 मिनट मतलब बिल्कुल मैं समझ लिया। असल में आपने कहा था कि आपने फोकस करना है कि मेरा रोल। मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ हम सब जो मतलब कि 9 पार्टिसिपेंट्स वी ऑल एग्री कि इस जो आपने बता दिया कि इस दुनिया में कोई भी हरकत, कोई भी पत्ता, जो तबलीगी जमात वाले हैं, कोई भी पत्ता अल्लाह के हुक्म के बगैर, वो हो गया हमारा यकीन। यस। लेकिन उसी रब ने जो है ना हमें ये
ताकत दी है कि हम अपने आप के रिफ्लेक्ट करें कि यार इसमें मेरा बहैसियत इंसान क्या खराबी थी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, बिल्कुल। मैं अपनी जो है ना फाइनेंसेस जो है ना वो मैनेज नहीं करता हूँ, ठीक है तो रब की तरफ से, लेकिन ये रब ने तरीका बताया कि अपने हाथ को ना बिल्कुल खुला छोड़ दो और ना बिल्कुल इसको बांध लो, ना कंजूसी और ना बहुत ज्यादा फजूल खर्ची। तो रब ने तो एक रास्ता बता दिया ना। अभी मैं अगर पैसे उड़ा रहा हूँ और फिर उस स्टेज पे आ जाता हूँ कि दिवालिया हो गया, तो मुझे अपने ऊपर सोचना चाहिए कि ये दिवालियापन मेरी वजह से है। बेशक रब ने किसी वजह से दिया होगा, लेकिन मेन रीजन जो मुझे नजर आ रहा है, और इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है कि आप अपने आप को क्यों हम खुद एहतिसाबी करते, फिर तो हर चीज हम रब के खाते में डाल देते। जी तो जी मेरे जी ज़हन में ये जो बिलीफ है ना, बिलीफ आपको नाकारा भी ना बना दे कि हर चीज रब के खाते में डाल दे कि यार बस रब को ही मंजूर था इसलिए हुआ है, बिल्कुल। गाड़ी इसलिए चोरी हुई कि रब को मंजूर है। भाई गाड़ी का तरीका बता दिया गया था ना कि इसको साइड पे, इस तरह मैं ट्रैफिक में जा रहा हूँ, एक्सीडेंट मेरा होता है, आई वायलेट द ट्रैफिक रूल्स, तो मैं कह यार बस रब को मंजूर है। नो, आपने पहले ट्रैफिक रूल वायलेट किए हैं, उसकी वजह से आपको ये मिला। यानी मैं एक्सक्लूड नहीं करता हूँ, सबसे पहले तो है ही रब, रब की वजह से ही एक एक लम्हा हमारा लिखा हुआ है। इसी तरह अगर मैं गुस्से में बेकाबू हो जाऊं अपनी वाइफ के साथ या बच्चों के साथ या कुलीग के साथ, तो सिचुएशन मेरी वजह से खराब हो गई, ठीक है ना। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि कुछ चीजों में हमें अपनी जिम्मेदारी से अपने आप को मुबर्रा नहीं करना चाहिए, ऑफ कोर्स कि ऐसे ही। रब की तरफ से है वो, क्योंकि एट टाइम जो है ना रब की तरफ हर चीज एट्रीब्यूट करना हमें नाकारा बन गया, बस यार अल्लाह को मंजूर था इसलिए हो गया, तो उसको हाँ। डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने रोल को जो है ना उस पर भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इस बात को भी मैं इस तरह तो नहीं कहलवाना चाहती थी कि हम ये जस्ट कह दें कि सब कुछ खुदा की तरफ से ही है। इसका एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। यानी जिस तरह से हम लोग इस चीज को पढ़ रहे हैं कि इंसान को इस फेथ तक या इन रियलिटीज तक, इन बड़े बड़े बिलीफ तक कैसे पहुंचना चाहिए। तो अपनी जिंदगी में इतने सारे एक्सपीरियंसेस कर लें, बच्चे भी हमारे कर लें, और वो गुजरते जाएं। बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि मुझे उस बच्चे ने थप्पड़ मारा तो मैंने भी मारना है ना, ठीक है। और एक बच्चा मुसलसल किसी को मारता रहता है और फिर वो कहता है कि मैं मजाक मिसाल के तौर पे वो बच्चा करता रहे, और फिर जब उसको थप्पड़ पड़े तो वो रोता रोता अपनी माँ के पास आ जाए। तो अब ये क्या है, ये उसका लर्निंग प्रोसेस है। अब हम वहां पर उस बच्चे को ये अगर कह दें कि ये खुदा की तरफ से तुम्हारे ऊपर आजमाइश आई है, हम यूजुअली करते इसी तरह ही है। ये तो बहुत ही एक इन्फेंटाइल सी एग्जांपल है ना। लेकिन उस बच्चे को ये बताना कि देखो बेटा, ये दुनिया का कानून है कि जब हम कुछ करते हैं तो उसका कुछ रिएक्शन भी होता है और वो हमें फेस करना पड़ता है। एंड दैट इज हाउ वो बच्चा ग्रो करता है, कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए। तो अपने रोल से अगर हम बच्चों को आगे बढ़ाएं तो हम बड़े होकर भी ये समझ लेंगे कि ये जो सिचुएशन खराब हुई है इसमें मेरा कितना हाथ है, और बात सिचुएशन जिसमें मैंने ठीक करने की बहुत कोशिश की थी अब भी वो मेरे इख्तियार में नहीं है। दैट इज द पॉइंट जहां पे बिलीफ आके खड़ा होता है, जहां पे गॉड को इंट्रोड्यूस होना चाहिए जिंदगी के अंदर। कि सब कुछ कर लिया, हम लोगों की क्योंकि अप्रोच बिल्कुल उलट है। यानी हम लोग पहले खुदा से शुरू करते हैं, तो इसलिए हमारा बिलीफ हमें निकारा बना देता है। बस ये अल्लाह को ये मंजूर था, बस ना हो गया ना। आप लोग खुद ही तो तवक्कुल की बात करते हैं। बच्चे कहते हैं बस ये अल्लाह को लिखा तो अल्लाह को मंजूर था, हो गया। उस वक्त माँ बाप सिटपटा जाते हैं कि अल्लाह ने कैसे कर दिया, ये तो तुम्हारी कोताही नजर आ रही है। और बच्चा फिर ये कभी बात समझ में नहीं पाता। ये कुछ इस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमने तय में जाके एड्रेस करना है, और सिर्फ इस तरह हो सकता है जब हम लोग छोटी छोटी पॉइंट पे खुद रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ सोचेंगे। यानी जिस तरह अभी मैंने आपको सोचने के लिए कहा है ना, अगर आप लोग ज्यादा इसके अंदर सोचने लग जाएंगे तो आपके सामने कुछ और बहुत बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, जिससे पता चलेगा कि अच्छा इंसानी जहन सोचता कैसे है, वो आगे कैसे बढ़ता है, और फिर हमने इसमें कंस्ट्रक्शन अपनी किस तरह से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जानी होती है। तो एग्जैक्टली व्हाट जिस तरह आप लोगों ने शेयर किया है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ कि अपने रोल को, लेकिन लेकिन अगेन अब आप लोग तो चूंकि अडल्ट हैं तो पहचान भी लेंगे। कंसर्न रहना है कि एक वो इंसान जो भी आपके लेवल पर नहीं है वो किस तरह से सोच रहा है, ठीक है, इस बारे में मुतनब्बे रहना है। और लेकिन इसमें तरीका वही होगा कि आप उनको भी बजाय इसके उनको सच बता दें, नहीं, सवाल कर लें कि आपके ख्याल में ये क्यों हुआ होगा, क्या हो सकता है, अच्छा इसमें और क्या पहलू है। किसी और से पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, जिस पर्सन के साथ ज्यादती हुई है, ये जिसने आपको इंसल्ट किया, आप क्या समझते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहा होगा। इस तरह की बातें, ठीक है। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर ये जो आयत है इसको ये मैंने इसमें फातिहा को इंक्लूड किया था इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक। मैं सिंपली इसको सिर्फ इनका ताल्लुक बताती हूँ और फिर अब मैं आप लोगों के पॉइंट्स लेती हूँ।
अब ये जो हमने मालिक की यौमिद्दीन को जान लिया या पढ़ा कि दिन भर की जो भी सिचुएशन आई है वो मेरी मर्जी से नहीं आई, मेरे इख्तियार से नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद मैंने ये सोचना है कि मेरा रोल क्या था इसमें। यानी आज मेरी अगर घुटनों में दर्द है या मैं मोटा हो रहा हूँ, तो ये कहीं डाइट हैबिट्स, ये जो फूड हैबिट्स हैं वो तो नहीं कहीं खराब हैं, इसमें मेरा कितना हाथ है। मेरी सोने और जागने की रूटीन्स क्या हैं, मेरी हेल्थ क्या 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 चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल और भी चीजें हो सकती हैं, ऑफिस के हवाले से, घर में बच्चों के हवाले से हमने कंसर्न होना है। बच्चों के साथ जो भी हमारे बिहेवियर्स हैं वो कैसे हैं, ये तो बात तय है कि हर बच्चे की एक अपनी यूनिक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, लेकिन ऐसा भी तो है ना कि उन्हीं पर्सनालिटीज के साथ तो डील करने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए मेरे अल्लाह ताला ने मेरे लिए फैसला किया था, ये उसका सोचा समझा मंसूबा है कि मेरे पास ऐसा बच्चा आना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, मैंने उनकी इन मुश्किलों को हैंडल कैसे करना है। तो इसके लिए क्या है, आगे आयत आ गई जी कि अल्लाह ताला का ये मकसद था कि जब हम मालिक होने पर यकीन करते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो क्या कर सकते हैं, एतराफ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम ये जाने माने सोचें समझें कि हम किसके लिए हैं, क्या कर रहे हैं, ये इबादत क्या होती है, और जब मुझे मुश्किल आती है तो फिर मेरा रवैया क्या होना चाहिए, नस्तईन वाला होना चाहिए, मदद मांगने वाला। और इसके लिए मदद मांगना बड़ा जरूरी है कि हम अपनी परेशानियों से आगाह हों। एक दिन में, एक घंटे में मुझे क्या क्या मुश्किल और क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हुए, मैं अगर उनको सोचूंगा नहीं तो फिर मैं उन पे परेशान भी नहीं होऊंगा, और परेशान नहीं होऊंगा फिर मैं दुआ भी नहीं मांगूंगा, और फिर मैं उसको इबादत भी नहीं समझूंगा। मैं कहूंगा ये मेरा ऑफिस वर्क है, ये मेरा घर का वर्क है, ये मेरी नमाज है। नो, दिस इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ इबादत, और दिस इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ लाइफ कि हमारी लाइफ कोई अलग चीज है, मेरी ऑफिस की लाइफ, मेरी घर की लाइफ और मेरी रिचुअलिस्टिक लाइफ या स्पिरिचुअल लाइफ। नहीं, ये क्या इबादत का तस्वर है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने लिखे हैं, इस पे सिर्फ एक क्वेश्चन पे मेरा ख्याल है कि हमारे पास है अभी 13 मिनट्स हैं हमारे पास। एक क्वेश्चन पे हम कर लेते हैं कि ये 1 मिनट के लिए आप लोग सोचिए और मुझे इसका जवाब दीजिए। और वो ये है कि ये जब इबादत का हम कॉन्सेप्ट कहते हैं, इबादत करना, ये किस चीज का सिंबल होता है, सोचिएगा पहले फिर उसके बाद, और इसमें ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। जब आप लोग सोच रहे हैं तो हाथ खड़ा कर दीजिएगा। मैम आप अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दें। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो इबादत है जिसको आप इबादत समझते हैं, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ। इबादत में क्या क्या काम शामिल होते हैं, ये वाले इस क्वेश्चन पे सोच लेते हैं। ऐसा करते हैं कि आपके ख्याल में इबादत में कौन कौन से काम शामिल होते हैं, और क्या इबादत में ऐसे भी काम शामिल होते हैं जो बिल्कुल नजर ही नहीं आते, दिखते ही नहीं है। आपके ख्याल में क्या ऐसे काम भी इबादत हो सकते हैं, इस क्वेश्चन पे सोच लेते हैं। जी गुल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? शाहिद साहब जी, जी बशारा साहब। जी मैं आपको ये जो मेरा तस्वुर है वो उसके बारे में, यानी जो कॉन्सेप्ट है वो तस्वुर में जाती है। एक थोड़ी सी पावर आवाज क्लियर नहीं है, ये स्पीकर का नॉइज टाइप या हैंड्स फ्री का है शायद नॉइज। अगर मैं म्यूट कर दूं, गुल साहब अगर म्यूट कर दें, और शायद साहब वो शायद बेहतर होगा। ओके क्योंकि मैं ओके, मैं एक सेकेंड। जी, अब आपको आवाज आ रही है?
जी बिल्कुल आ रही है, सही। ओके। अ, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, अब सही है जी। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि इबादत जो है हम्म। उसमें एक एक लेवल नहीं है, एक छोटा लेवल है, एक बड़ा लेवल है ना। जो बड़ा लेवल है वो लेट्स से एक पावर का तस्वुर है, एक बड़ाई का तस्वुर है, और हमारे पास हम जो हैं जो इबादत करते हैं उनका एक लोअर लेवल का तस्वुर है, और हमें एक क्या चाहिए, मदद चाहिए, हमें ये चाहिए कि ओके हम इबादत में हर वो काम शामिल है जिसमें हम नीडी हैं और वो देने पर कादिर है। मेरी बात समझ गए? ये शायद बड़ा क्लियर सा तस्वुर है, और इसमें हर वो काम शामिल है जिसमें हम उनको अ, उनसे मदद मांगे, उनसे हेल्प मांगे, उनसे सेटिस्फेक्शन मांगे, जो भी है। तो ये कुछ भी ऐसी चीज जो हम मांग रहे होते हैं वो ठीक है, इबादत में राइट, की जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आपके नजदीक किसी भी बड़ी हस्ती के सामने किसी भी तरह की मोहताजी का एतराफ आपके ख्याल में इबादत के तस्वुर को जन्म देता है, और कुछ भी मांगना इसमें शामिल है। जी जी, एग्जैक्टली। ओके, ठीक है जी। जी शाहिद साहब। जी, शाहिद मैं ये इकबाल। कहना चाहूँगा कि इबादत बेसिकली, हाँ जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि इबादत बेसिकली 2 तरह की है। तो वो इबादत है जो हम अल्लाह की करते हैं, और लाइक जिस तरह से हम नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, ये इबादत है। सेकंडली इबादत मैं समझता हूँ ये भी है कि जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है, बी अ फादर, बी अ हस्बैंड, बी अ ब्रदर, ना ठीक है, करके जो भी मेरे फ़राइज़ मेरे लिए बनते हैं, जो कि मुझे करने चाहिए, वो भी इबादत ही है। ठीक है, ताकि हम वो अपने फ़राइज़ एहसन तरीके से उसको हम एड्रेस कर सकते हैं, या किस हद तक उसपे पूरे उतरते हैं। तो पड़ोसी के हकूक़ भी हैं, तो हमारे माशरे में इर्द-गिर्द के जो हमें करने चाहिए। एक एज़ ए इंसानियत के हवाले से भी मैं कहूँगा ठीक कि है, हमें जो हमारे जो दूसरों का हक है, वो जो हमारे पर बनता है, जो हमें हक अदा करना चाहिए, किसी तरीके से भी बनता है, किसी की हेल्प करना, वो माली तौर पे हो, ठीक है, जानी तौर पे हो, किसी तरीके से भी। ठीक तो है, ये भी इबादत ही है बेसिकली। अगर ठीक हम है, उसमें भी अगर हम कहीं किसी तरह से भी किसी में कमी अगर लेकर आते हैं या नहीं कर पाते, तो वो भी हमारे ऊपर जो है एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात होने के नतीजे से अल्लाह ताला ने हमारे पास ऊपर भी कुछ इख्तियारात हमें भी दिए हैं कि आया कि ये मामलात में ये कैसा करता है, इसको हमने इख्तियार दिया, तो ये कर रहा है कि नहीं कर रहा। बेशक कि अल्लाह को पता है कि ये करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ने इख्तियार तो हमें दिया है, हम्म, तो हमें उसको भी समझना चाहिए कि सिर्फ़ अल्लाह की ही इबादत, नमाज़ में खड़े हो जाना, मस्जिद चले जाना, हम्म, नमाज़ पढ़ लेना, नवाफ़िल पढ़ हम्म, लेना, यही असल में काफ़ी नहीं है। तो ये मामलात भी जो कि हमें करने चाहिए, जो अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे लगाए हैं, तो अगर हम उसमें भी पूरा नहीं उतरते, तो उसमें भी इबादत में फिर कमी आ ठीक, रही है। सही, उसके लिए भी ठीक है। हमें तो ज़हनी आपके तौर पे पॉइंट तैयार होना चाहिए। सही, आपके आपके पॉइंट से जो मैं समझी हूँ आंसर से, कि नमाज रोजा की यानी इस तरह की चीजें जो हमारे दीनी रिचुअल्स हैं वो भी शामिल हैं, और इसी तरह जो हमारे हमारे हिस्से जो ड्यूटीज हैं, जो हमारे फराइज हैं, जिस जगह हम खड़े हैं, जी, जी। उस एग्ज़ैक्टली, रोल के क्या तकाजे एग्ज़ैक्टली, हैं। बिल्कुल। राइट, ठीक है। तो जी, यानी कि ये एज एन तो इबादत। अल्लाह के लिए है ना, बाकी राइट, जी। ठीक है, मैं समझ गई, मैं समझ गई। जी जी बिल्कुल सही। जी फारूक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे मेरे नज़दीक इबादत का मफ़हूम जो है ना बहुत वसी है। हम्म, यानी कि इसमें तो मेरा ख़्याल है कि मोमिन की तो ज़िंदगी का हर पहलू ही इबादत है, हम्म, कि अगर वो जो है ना वो कॉन्शियस होके कर रहा है, और हर चीज़ में जो है ना वो जो रहनुमाई जो है वो अल्लाह ताला से ले रहा है। यानी कि हर वो काम जिसको वो जो है ना बेसिकली, चाहे वो हकूक़ुल इबाद हों हम्म, और मामलात हों और जो भी एक्शन है, हम्म, तो वो वो इबादत में शुमार होगा अगर वो सही तरीके से कर रहा है। यानी कि उसको अगर गॉड कॉन्शियसनेस है हर मामले में, ठीक। और तो तो वो उसका बाकी ये अगर जितने भी रिचुअल्स हैं,
जो फ़राइज़ हैं, तो ये बेसिकली अल्लाह ताला ये उसके लिए एक जैसे होती है ना प्रैक्टिकल या एक्सरसाइज़ तज़किया के लिए कि आप जो बंदे की जो है ना 24 घंटे की ज़िंदगी है, तो हर जो पहलू है, उसमें आपने कैसे जो है ना वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आपने ज़िंदगी बसर करनी है। तो कुछ ये फ़राइज़ जो है ये आपको अल्लाह ताला ने दिए हैं कि इनसे आप जो है ना आप अपनी ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन लेके आ सकते हैं। तो हर एक की इबादत का अपना एक पहलू है, हज का अपना एक है, रोज़ा जो है वो आपको एक ख़ास एंगल से आपको एक्सरसाइज़ कराता है, नमाज़ जो है आपको एक ख़ास एंगल से कराती है। तो ये तो बेसिकली आपको एक डिसिप्लिन लाइफ़ के मुताबिक जो है ना अल्लाह ताला ने कुछ फ़राइज़ आपके दिए हैं। बाकी तो आपका हर जो एक्शन है वो इबादत ही है मेरा ख़्याल है ठीक है, कि अगर यानी आप आपने उसी अल्लाह इबादत ताला के को जो है ना अपना मालिक आपने यानी बेसिकली अल्लाह ताला को मालिक सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन। हाँ जी, आप बताइए। तो उसमें मालिक जानते हुए आपका हर एक्शन जो है ना मसलन ये है कि आप जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी अगर फॉर एग्जांपल आपका जो भी बॉस है तो आपने उसको ओबे करना है। लेकिन ऐसा काम जहाँ पे वो आपको जो जो रूल्स हैं उसके खिलाफ करना पड़ेगा, तो वो आप इसका मतलब है कि आप उसकी गुलामी कर रहे हैं। राइट। तो आप देखेंगे कि जो चीज़ गलत है उस पे अगर आप खड़े हो जाते हैं और क्योंकि आपको पता है गॉड कॉन्शियसनेस कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ मना की है। अच्छा मेरा फारूक, ख्याल है तो कि ये फिर सारी ये देखे चीज़ें ना, जो मिसाल के तौर पर अभी ये डेफिनेशन तो हम हमारे बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, लेकिन अगर मैं आपके सामने सिचुएशन रखूं कि घर में दो बच्चों की लड़ाई हो रही है, तो उस लड़ाई के अंदर जाके उसको सुनना, उसको समझना, उस लड़ाई की रीजन को जानना, उस रीजन को सुन के एड्रेस करना, व्हाट डू यू थिंक, इज दिस इबादत? बिल्कुल ऐसे ही आप देखें हर मामला अल्लाह ने यहाँ पे दुनिया के जो है मामलात वो इंसानों ने ही आपस में तय करने, तो अल्लाह ने गाइडलाइंस दे दी हैं। अच्छा। तो आपने यही है कि आप दोनों को सुने, हर एक का ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू, और जिस तरह अल्लाह ताला खुद आदिल है, तो यही यही अल्लाह का भी तकाज़ा कि आप भी इंसाफ के साथ मामलात को तय करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, ये जो तो रिलेशन है ना। अच्छा, अब अगर इसी इसी ये जो मैंने सिचुएशन आपको दी है, फॉर एग्जांपल, या फॉर एग्जांपल बेगम ने शाम को कह दिया कि जी अब ये इफ्तारी से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले ये चीज तो खत्म हुई हुई है और अब ये नहीं बन सकता और जाना पड़ गया, फॉर एग्जांपल, या कोई भी ऐसी चीज, उस टाइम पे तो हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आती है जहन में। अब आप क्या समझते हैं कि ऐसी क्या चीज आप कहेंगे कि जिसकी वजह से ये घर के अंदर दो बच्चों को सुनना, क्योंकि समटाइम्स हमारे ऊपर तिलावत हावी होती है कि तिलावत मेरा पारा खत्म हो जाए, ठीक है। समटाइम्स ये होता है कि जी मेरी तरावी रह जाएगी, मेरे नवाफिल रह जाएंगे, अभी तुम लोग मुझसे बाद में बात करना, अभी कोई शोर ना करे, और हमने अपनी नमाज तरावी के लिए और नमाज के लिए और तिलावत के लिए एक हंगामा बर्पा किया हुआ होता है घर में। तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर इबादत किस तरह बनाया जाएगा अपने उन छोटे छोटे कामों को? यानी अगर चलें आपसे मैं रिलेटेड करके स्पेसिफिकली आपसे कहूँ तो आप किस तरह इसको कहेंगे, या मैं किसी और से ये क्वेश्चन ले लूं? हाँ, चलिए ठीक, मुझे थोड़ा फिर इस पे किसी और से ले लें अगर। चलें, ठीक है, ठीक है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को भी मैं नोट मैं करके। इसमें सिर्फ जी जी। जी गुल साहब का इकराम हाथ खड़ा हुआ है। जी। इकराम साहब, सॉरी, वो जी पहले मैं जरा नसीम भाई से ये ले जो लूं, फिर गुलबादशाह साहब से ले लूं, फिर आपसे मैं लेती हूँ। जी। जी जी नसीम भाई। जी थैंक यू मैम। अच्छा, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इबादात अलहदा रखे गए और मामलात थोड़े से अलहदा रखे गए हैं। अच्छा। मेरा आइडिया हो सकता है गलत ही हो। ठीक है। इबादात जो है वो फिजिकल है मोस्टली, और हम्म। उसमें जो ज्यादा फैक्टर काम करता है वो आपका नॉन फिजिकल है। फिजिकल जो है वो एक पैटर्न आपको देता है, और नॉन फिजिकल जो है जो वो अल्लाह का अदराक आपको देता है। और जो मेरे ख्याल के मुताबिक है एक जो बाकी आपके मामलात में उसमें जो आपको इदराक मिलता है अल्लाह के होने का, या हम्म। जहाँ वो मौजूद है, तो वो आपको उस चीज़ों की वर्थ बढ़ा देता है। और ओवरऑल आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो उसकी वर्थ बढ़ती है, तो सोसाइटी में जो है ना वो पीस और कामनेस आती है। तो अगर हम, मेरी बात गलत हो सकती है, हर चीज़ को अगर इबादत कहेंगे तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक दो सवाल करती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो आप अभी आपने हमारे साथ अपनी एक छोटी सी सिचुएशन को शेयर किया, आपको उसके ऊपर परेशानी हुई,
अगर आप इस सिचुएशन के अंदर, आप क्या समझते हैं कि ये मामलात हैं और ये इबादत नहीं है? पहले मुझे ये फिर मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, ये सही आपकी डेफिनेशन के मुताबिक ऐसे ही है? ये जो मेरा मामला हुआ यूनिवर्सिटी में जो मैंने जी बताया जी, था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो सेमिनार वाला मामला था। ये तो प्रोफेशनल जो बेसिस पे ठीक है, काम था वो राइट। मेरे ख्याल के मुताबिक ये होता है कि जब ऐसा कोई चीज होती है तो प्रोफेशनलिज्म की कमी होती है कि किसी एक में ऐसी चीज होती है कि जो सिचुएशन पूरी तरह दरा के नहीं उसको, कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो पता ही नहीं है, या अगर पता है तो इग्नोर कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। अच्छा, एक और अगर सेकंड। वो हाँ, मैं जी ऐसे में पूछना मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो भी थी वो इसका एनालिसिस करेंगे तो फिर तो जाहिर हम काफी ब्रेक डाउन करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे इस बात पे किसकी जिम्मेदारी थी, किसने क्या किया, उसको इदराक था नहीं था। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ, मेरा ओवर जनरल क्वेश्चन ये है कि ये जो भी सिचुएशन आपके साथ पेश आई, आप इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि ये तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ का एक इवेंट है ना जो हुआ, ऐसा ही है? इसमें इबादत नहीं कंसिडर करूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर इस सिचुएशन के अंदर आप उन खातून को रिएक्ट कर देते जिन्होंने आपको ही सारा कंडक्ट दिया था इस प्रोग्राम का, आप उनको रिएक्ट कर देते और उनको जाकर ये कहते कि ये आपने ज्यादती की है और आपको पता होना चाहिए, तो उस पे क्या समझते हैं, आपका वो रिस्पॉन्स क्या कंसिडर होता? वो उसको बहुत बुरा लगता, वो मेरी कोऑर्डिनेटर है, वो मेरी रिपोर्ट खराब करती। अच्छा, लेकिन ये है कि वो जी जी और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं कि ये जो आपने गुस्सा कर दिया, उसके सामने कंप्लेन कर दी, उसके उसके इख्तियार को चैलेंज कर दिया, आप क्या समझते हैं कि ये आपका एक्शन क्या होता? ये किस खाते में आप डालते, प्रोफेशन के, मामले मैंने के, उसके इबादत के? इख्तियार को चैलेंज नहीं किया मैंने। हम्म। मैंने उसको हुंबली बात बताई है कि ये मेरे साथ सिचुएशन आ रही है। वो मैंने तो ये बात ही नहीं की कि आपने मैं मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। मैं लेकिन तो ये आपके जो सामने मेरे इमेजिनरी सिचुएशन रख रही हूँ नसीम साहब, मैं ये कह रही हाँ हूँ कि हाँ फर्ज करते हैं कि इमेजिन करते हैं कि सिचुएशन अगर ये हो जाती कि आप रिएक्ट कर दी, यहाँ तो आपने रिस्पॉन्स अपना अपने हाथ में रखा ना, मैं ये कह रही हूँ कि जी जी अगर ये रिस्पॉन्स आपका ऐसा होता कि आप जाके उसे कंप्लेन करते, उसे कहते, उसे बताते, तो इन दैट केस आप क्या समझते कि ये जो आपका रिएक्शन होता ये क्या होता? ये इसको आप अच्छाई या एम्बेरसमेंट होनी बुराई थी, में क्योंकि वो करते? अथॉरिटी उसके पास एम्बेरसमेंट होनी थी। मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। ये उसकी तरफ से आंसर नहीं करना, ये आपने अपनी तरफ से, मैं आपकी जात की तरफ से पूछ रही हूँ कि जो आपका गुस्से का, अगर आप उसको गुस्से में रिएक्ट करते हैं इस बात के ऊपर, तो आप क्या समझते हैं ये आपका कोई अमल है? ये अमल अगर है तो ये क्या कोई अच्छाई का अमल है या ये बुराई का अमल है या ये कुछ भी नहीं है? नहीं है अमल, अच्छा, इबादत नहीं है, अमल है। रिस्पॉन्ड मैंने करना था कि जो हमारे साथ हैपनिंग्स होती है ना, वो करीबन 80% हमारे रिस्पॉन्सेज का रिजल्ट आती हैं। 20% आप मार्जिन कर लें, इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और 80% के करीब वो चीजें होती हैं जो हमारे रिस्पॉन्सेज का रिजल्ट आ रही होती हैं। ठीक है, तो मेरा ठीक है। ख्याल इस तो तरह ये है। जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं आपके ख्याल में, ये जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं ये क्या हैं? ये कुछ अमाल ये कुछ अमाल हैं, इन पे आपको क्या लगता है कि इन पे हमारी रेटिंग होगी, इस पे नंबर आपको मिलेंगे या आपको इस पे कोई नंबर नहीं मिलेंगे? मेरा तो ख्याल है दुनिया में बड़ा कुछ हो जाना है इनके मुताबिक, ये जो हमारे रिस्पॉन्सेज होने हैं, ये हम्म। एक्चुअली हमारी ग्रूमिंग है, हमारी सोशल कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। कि ठीक है। हमारी एक लाइफ 10 12 साल 15 16 या 17 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो हम्म। हमारे पूरी कंस्ट्रक्शन बना देता है कि ये चीज ऐसे है। हो अच्छा, सकता है वो रियलिटी में हुई ना, और ठीक है, उसकी बिल्कुल बेस पे सही, ऐसे होता है। फाइन। इसमें टीचर पेरेंट्स वो इन्वॉल्व होंगे, वो जिम्मेदार होंगे, वो भी और जो बंदा वो भी, ये तो सबको कलेक्टिव अगर कोई रिस्पांस मिलता है ना खुदा की तरफ से, तो फिर सारे इसमें काबू आएंगे। नहीं, अगर इस सिचुएशन के अंदर ये सिचुएशन है या फॉर एग्जांपल कोई और है, जैसे आपका वो आप छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ था, उसमें हो सकता है किसी ने आपको गलत तरीके से टक्कर मार दी या आपने किसी के साथ ज्यादती कर दी, मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ कि इस तरह के जो भी सिचुएशंस हो रही हैं, इन सारी जी जी सिचुएशन में चाहे वो आपके इख्तियार में है, चाहे वो इख्तियार के में नहीं है, चाहे वो जी जी, प्लान थी, अब मैं चाहे वो आपका अनप्लान पॉइंट थी। समझ गया हूँ। अगर मैं गलत करूंगा तो फिर अगर दुनिया में नहीं तो खुदा तो उसका कुछ ना कुछ करेगा, ये होगा ठीक है, बस मैं सब ये कुछ। जानना चाह रही हूँ कि क्या आपका ये यकीन है कि आपको इस सिचुएशन के होने के ऊपर खुदा की तरफ से इस ये नंबर, कोई क्वेश्चन है इस पे नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, या ये खुदा के हाँ ये कोई एक्शन उस दिन आएगा ही नहीं कहीं अमालनामे में? नहीं आएगा ना वाली कौन सी बात है, ऑब्जर्वेशन में ओके, सारा कुछ आएगा। राइट। पहला स्टेप ये है कि सिस्टम को इसको एवेल्युएट करना चाहिए जिस सिस्टम में हम रहते हैं।
जो बुराई करे उसको फिर उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा और राइट, अच्छा हाँ, अगेन नसीम साहब सॉरी, थोड़ा सा मुझे बस इसमें ऐड करना है कि सिस्टम ने क्या करना है, बाहर किसी ने क्या करना है, वो कोऑर्डिनेटर क्या रिस्पॉन्ड करती है, वो टक्कर मारने वाला क्या करता है, दैट इज नॉट ऑफ नन ऑफ माय बिजनेस राइट नाउ। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं यानी कि नसीम साहब, आप यानी क्या कर सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या था, क्या आप क्या सोच रहे हैं, उसके बाद आपके जहन में क्या इमोशंस फूट रहे हैं और आप क्या रिएक्शन दे रहे हैं सोसाइटी को, या रिस्पॉन्ड किस तरह कर रहे हैं। अगर ये कोई अमल है, ये अमल है तो जाहिर है फिर ये इसको रेट भी किया जाएगा, इस पे कुछ नेकी भी मिल सकती है, इस पे कुछ गुनाह भी मिलेगा। अगर किसी चीज के ऊपर नेकी या गुनाह का कोई तस्वर कायम किया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये सारा जो भी काम हुआ है, ये अगर खुदा ने चेक करना है तो इट मीन्स कि ये फिर मेरी किस चीज में शामिल थे फिर। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये फिर जिस दिन अमाल नामे खुदा के हजूर रखे जाएंगे तो उस दिन क्या सिर्फ मेरी नमाज रोजा और हज वगैरह रखे जाएंगे, या मेरी प्रोफेशनल इबादत लाइफ तो भी आ अलग है, जाएगी? मामलात तो अलग आएंगे उसमें। मैं तो उनको मामलात के खाते में रख रहा हूँ, ठीक है, तो आएंगे ये जो जरूर आएंगे मामलात लेकिन। हैं, हाँ अगर इन मामलात पे भी रेटिंग हो रही है ना या नंबर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सब का सब कुछ जो मेरा पूरा सर्कल है, इसका मतलब है ये सारे के सारे काम, अगर ये मामलात डेफिनेटली अगर इबादत ना होते तो इन पे नंबर ना मिलते, फिर हमें नंबर ना मिलते, फिर हमें अजर या गुनाह ना मिलता। तो ये सारे मामलात और ये सारी डीलिंग्स अगर इनकी रेटिंग हो रही है तो फिर ये मैं क्या है? आपका पॉइंट लिख लेता हूँ, मैंने हम्म, इसको लिख लिया है, लेकिन मैं अभी आपके साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक, जबरदस्त, बिल्कुल सही। ठीक है, इस पे बहुत अच्छा है अगर आप इसके ऊपर सोचिएगा, और फिर बहुत अच्छा मुझे खुशी होगी कि अगर आप किसी इनपुट के साथ अगर नेक्स्ट टाइम हमारे पास आए तो। जी ठीक है। जी थैंक यू सो मच। और जी गुलबादशाह साहब कुछ कहना चाह रहे थे, फिर हम इसको एंड करते हैं, हमारा टाइम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। जी जी गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम पहले सलाम। तो इंट्रोडक्शन करा दूं कि जी मैं जी फर्स्ट बिल्कुल। टाइम आया हूँ ग्रुप में। हम्म, जूम मैंने फर्स्ट टाइम यूज भी नहीं किया, इसलिए मुझसे थोड़ी सी गलतियां भी हो रही थी, अच्छा अच्छा, इसलिए सॉरी। नहीं नहीं कोई बात इबादत नहीं। क्या वो जो ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में था कि इबादत तो शायद इंसान की जो है ना वो खून में शामिल है। वो शायद मुसलमान है या नॉन मुसलमान है, वो इबादत करते रहते। शुरू में जिस तरह हमने देखा था कि सूरज चांद सितारों की या इवन आजकल जो है ना बुतों की भी जो है ना हम इबादत करते हैं। तो मुसलमान जो है ना वो अल्लाह की इबादत करते, और अल्लाह ताला ने जो है ना मेरे ख्याल में पैगंबर इसलिए वो भेजते रहे ताकि वो उसको सही इबादत करने की पहचान करा सके, ताकि वो जो है ना इन फिजिकल चीज़ों के बजाय जो है ना जो रियल खुदा है उसकी तरफ हम बात करें। तो बाकी रहे जो है ना वो हम्म, मामलात में बिल्कुल वो भी है कि हमारे जो भी एक्शन है जो माशरे में है वो भी इबादत के साथ मैं खुद समझता हूँ कि लिंक होता है, क्योंकि हमारे हर एक्शन का जो है ना वो रिएक्शन होता है। तो जिस तरह का हम बिहेव करेंगे तो उस तरह का रिएक्शन आएगा। तो मेरे ख्याल में हाँ, जिस तरह आपने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चों की अगर लड़ाई होती है, इवन जो है ना मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, तो इसमें जो इस्लाम की टीचिंग्स है उस लिहाज से अगर हम अमल करेंगे तो वो इबादत के ज़िम्मे में आएगी। अगर हम उसके उलट करेंगे तो फिर गुनाह की तरफ चली जाएगी। ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आपने एक बड़ा मजे का एक और भी पॉइंट हमें इंट्रोड्यूस करवाइए, एक साइड। ठीक है, कि अगर उसमें टीचिंग मौजूद है खुदा की तो वो गाइडेंस क्यों मौजूद है, यानी अगर अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने तो इंसान और जिन्न इंस को पैदा ही इसलिए किया कि वो इबादत करें। तो समझ में नहीं आती कि सुबह से रात तक जो बता रहे हैं ये कैसे इबादत है। इस पॉइंट को हमने समझना है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पॉइंट। यहाँ पे हमारा टाइम चूंकि हो गया तो मैं यहाँ पे इसको एंड करती हूँ। आप लोगों के पूरे नेक्स्ट वीक में ये लास्ट 2 क्वेश्चंस अगर आप लोग सोच सकें तो मुझे आप लोगों की बहुत अच्छी सोचो विचार अगर आप लोग कर सकें तो मैं ये जानना चाहूंगी, और मेरा ख्याल है इस पे बड़ी प्रोडक्टिव हम डिस्कशन कर सकेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, कि जो काम दिखते नहीं है, नजर नहीं आते। ठीक है, इबादत के तस्वुर के ऊपर भी जिस तरह नसीम भाई कह रहे हैं उस पर भी हम कुछ बातचीत कर लेंगे। प्लस जो काम हमें नजर ही नहीं आ रहे हैं, दिखते ही नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, एक बंदा खामोश बैठा हुआ है, क्या हम उसके बारे में कह सकते हैं कि इबादत कर रहे हैं? क्या हम उसके बारे में कह सकते हैं ये सवा
ये सवाब ही अजर कमाने वाला काम कर रहा है, और क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये कोई गुनाह का काम कर रहा है? सो वो काम जो कहीं नहीं दिखता, कहीं नहीं नजर आता, वो क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या हो सकती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है जी आपके पूरे नेक्स्ट वीक के लिए। और आप लोगों के पास जो भी फाइंडिंग्स आए ना, प्लीज आप उसको छोटा छोटा करके बेशक अपने पास लिख लीजिए, बेशक एक पॉइंट रोज लिखें। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन, और अल्लाह ताला हम सबको हिदायत के रास्ते पे रखे। अल्लाह महदी कल्बी व सद्दिल लिसानी, और अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी। है